जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के वक्त जो आसमानी कौंसिल, मतलब आसमान का जो नक्शा होता है, उसे कागज पे फेर देते हैं, उसे हम कुंडली कहते हैं। और उस कुंडली में भी उसको रखने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि जो पूर्व क्षितिज में जो राशि उस समय पे है उसे लग्न बना दिया जाता है। लग्न का मतलब सब कुछ। तो ऐसे ही, और उससे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में हम बता पाते हैं। ठीक है। तो एक चीज है कि व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता क्यों, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास क्यों जाता है, और उसके कारण 3 है। एक तो है कि उसने कोई ना कोई जिंदगी जी है। हम सब किसी न किसी एज ग्रुप के हैं, तो हमारे एज ग्रुप में हमने कोई ना कोई जिंदगी जी है। तो हमारा एक पास्ट है और एक प्रेजेंट है जिस समय हम आमने सामने अभी बैठे हैं, और फ्यूचर अनसर्टेन है। तो पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस, प्रेजेंट की उथल पुथल और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, इन 3 कारणों से हर व्यक्ति को ज्योतिष की इच्छा बनी रहती है। आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ, मेरे जीवन में नास्तिक लोग भी आए हैं, मेरे जीवन में वो भी लोग आए हैं जो रोज ज्योतिष को गालियां निकालते हैं, परंतु फिर भी वो कुंडली दिखाने में इंटरेस्टेड है। मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी सिनेमा जैसी एक स्टूडेंट है, हालांकि मतलब शी इज वेरी एजेड, उसके तो अभी बच्चों की शादी भी हो गई है। तो उनके घर में जो उनके ससुर साहब थे वो ज्योतिष के बहुत खिलाफ थे। वो एक धर्म के गुरु थे जहाँ पर ज्योतिष जैसी चीजों को बहुत गलत माना जाता है। तो वो पंजाब में एक संस्था के हेड थे, मतलब उनके कुछ शिष्य थे। तो उनके घर में ज्योतिष जैसी चीज नहीं चलती। तो उनके जो हस्बैंड थे मेरे स्टूडेंट के, वो पानी के जहाज पे कैप्टन है। तो उन्होंने एक दिन अपने हस्बैंड को फोन किया कि मैं तो ज्योतिष सीखने जा रही हूँ, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, अब देख लो जो मैं कुछ नहीं जानती। तो उनके हस्बैंड ने कहा ठीक है तुम ज्योतिष सीख लो, पर मतलब फादर को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो घर में बवाल हो जाएगा। एनीवे उन्होंने ज्योतिष सीखी और वो ज्योतिष कर भी रही है, शौकिया कर रही है, ईश्वर की दया से अच्छी वेल ऑफ है। तो जब ज्योतिष करने लगी तो उनकी मतलब ख्याति बढ़ती है, आदमी फैलती है। तो कहीं ना कहीं उनके फादर इन लॉ को पता चल गया। तो फादर इन लॉ जब जयपुर आए तो उनको पता चल गया कि वो ज्योतिष कर रही है। तो उन्होंने एक ही बात की, आभा जरा मेरी कुंडली देखना, मेरी एज कितनी है। वो ऑलरेडी मतलब अपने शिष्यों को इन चीजों को गलत बताते थे। तो कुल मिलाकर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो या जो इन चीजों को नहीं मानता, वो भी ज्योतिष के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अगर उसे पता लग जाए ये बता सकता है तो जरूर पूछेगा। मेरा एक दोस्त है अटलांटा में, वो भी एक धार्मिक ग्रुप का हेड है, हालांकि वो आर्य समाज का है, खास दोस्त है, बचपन का दोस्त है। वो ज्योतिष, मूर्ति पूजा इनके बड़े खिलाफ है। अभी फेसबुक पे लिखता है साहब आपने ज्योतिष से बताओ कोरोना कब खत्म होगा। तो मतलब ये रोज की उसकी पोस्ट कहीं ना कहीं ज्योतिष और पूजा पाठ के खिलाफ आती है, डेली पोस्ट डालता है वो फेसबुक पर, है ना। तो मेरे नीचे लिखता है कि आप बता दो कोरोना कब खत्म होगा। तो कुल मिला के बात है, और एक बार नहीं हो कई बार मैं से कई तरह के प्रश्न कर चुका राजनीतिक और ये सब चीजें ज्योतिष से। तो कुल मिला के बात है कि अगर मतलब आप हिपोक्रेट हो सकते हो, परंतु हर आदमी के मन में है कि अगर ये बता सकते हो तो जरूर पूछेगा वो। चलिए आगे बात करें, शुरू करें। तो ज्योतिष एक असेंशियल चीज है। तो मैंने बोला कि पास्ट का अनुभव हमें ज्योतिषी के पास लेकर जाता है, प्रेजेंट की उथल पुथल हमें ज्योतिषी के पास लेके जाती है, और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी ज्योतिषी के पास लेके जाती है। पर जो रमल शास्त्र है वो एक प्रश्न शास्त्र है। प्रश्न शास्त्र का मतलब ये है कि आपके प्रश्न का सटीक उत्तर दे देगा। अब आप कहो कि जन्म पत्रिका भी देती है, तो पर जन्म पत्रिका सटीकता में हम चूक जाते हैं कई बार। वो कैसे चूकते हैं और रमल में कैसे नहीं चूकते, इन दोनों के थोड़ा डिफरेंस बता दो। जो हमारी जन्म पत्रिका होती है उसमें देयर आर सो मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें है कि ये ग्रह नीच का बैठा है पर बृहस्पति देख रहा है, तो बृहस्पति की तो दृष्टि भी है। तो कई बार हम लोग आरती जी आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है। तो कई बार हम उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अटक जाते हैं कि उत्तर क्या दे। इसको के.एन. राव साहब कहते हैं कि उहा पोह पटापटू, मतलब अच्छी बुरी चीजों का तराजू में तोलो, उहा पोह करो और अपनी वाक पटुता से उत्तर दे दो। तो ये जो बात है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा कभी कभार संशय की स्थिति भी आती है, और वो गलत नहीं है। ज्योतिष तो 100% साइंस है, पर हम चूक जाते हैं। हाँ जी, मेरा ऐसा मानना है। ज्योतिष कहीं गलत नहीं है, ज्योतिष 100% साइंस है, हम 100% नहीं है। मतलब ज्योतिषी 100% नहीं है, इस वजह से कभी कभार ज्योतिष में एरर्स आ जाते हैं, या हम कई बार 100% आंसर नहीं दे पाते। तो एक तो मुद्दा हुआ कि कई बार हम सटीकता का उत्तर हमारे पास ही नहीं होता, तो हम डिलीवर नहीं कर पाते। और फिर जब घटना घटती है तो हमें हर चीज क्लियर हो जाती है कि यार ये इस ग्रह की वजह से ऐसे घटी थी।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं एक मेरी स्टूडेंट थी, सेम स्टूडेंट, उनके बच्चे का एक पूना में एडमिशन हो गया और बॉम्बे में एडमिशन हो गया, सेम बच्चे का, दोनों जगह अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि विच वन इज बेस्ट, मतलब दोनों में एडमिशन हो गया, एडमिशन किस में कराएं। तो अब उसकी अगर कुंडली देखे तो कुंडली में समय अच्छा था तभी दोनों में हुआ, मतलब उसका टाइम अच्छा था, कुंडली अच्छी थी तभी दोनों में हुआ। पर दोनों में अच्छा क्या है उसका, अगर जन्म पत्रिका का तरीका देखें तो उसमें भी हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं कि सब पूना की राशि कन्या हो गई, मुंबई की राशि सिंह राशि हो गई, उसकी राशि से क्या मैच करता है। तो वैसे तो ऐसे प्रश्न प्रैक्टिकल ग्राउंड के आधार पर मतलब उत्तर होने चाहिए कि दोनों कॉलेजेस की मतलब रिजल्ट्स क्या है, पर उनके हिसाब से दोनों अच्छे थे। बस वो ये जानना चाहते मेरा बेटा कहाँ सुखी होगा। तो मैंने उसमें रमल में पूना के लिए भी पासे फेंके और मुंबई के लिए पासे फेंके, जो बेहतर आया मैंने उसको बताया। अब तो खैर वो बच्चा पढ़ाई करके बाहर भी आ गया और अच्छी उसका करियर भी शुरू हो चुका, उसकी शादी भी हो गई। पर कहने का मतलब है कि उस समय वो दुविधा में थे कि हम किसको चुने, और मेरे पे विश्वास था। रमल ऐसे में ज्योतिष के अंदर या तो राशि या इस तरह के कुछ सिद्धांत आप लगा सकते हो, परंतु समय अच्छा था तभी दोनों में उसका सिलेक्शन हुआ। तो हमारा सटीकता से कि पूना लें या मुंबई लें, इस तरह के सटीक उत्तर रमल से मिल जाते हैं। तो रमल एक प्रश्न शास्त्र है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, आपके प्रश्न का इमीडिएट आंसर दे रहा है। अगर ज्योतिष प्रश्न कुंडली भी बनाते हैं उसमें भी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, चर स्थिर द्विस्वभाव 3 प्रकार के लग्न है। फिर उसमें लग्न कमजोर है परंतु भावेश भाव स्ट्रॉन्ग है, तब हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। लग्न स्ट्रॉन्ग है पर भाव कमजोर है, तब हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां भी कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से कभी कभार हम सटीक उत्तर नहीं दे पाते, यहाँ हम सटीक उत्तर दे पाएंगे रमल के द्वारा। तो रमल और जनरल ज्योतिष का अंतर यही है। चलिए आगे बढ़ते। तो रमल आया कहां से? तो सबसे पहली बात यह कि आज रमल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जब मैंने रमल पढ़ाना शुरू किया तो मेरी जो फर्स्ट स्टूडेंट थी, तो उसमें मतलब उन्होंने ये कहा कि हमने नाम ही नहीं सुना इसका कभी। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, जयपुर में एक चौकीडानी रेस्टोरेंट है, उसमें बैठता है, वो एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं और लोगों को जवाब देते हैं। उसमें वो रमल का उसने अपना बोर्ड लगा रखा है, बैठता है। तो उसके साथ प्रॉब्लम होती है कि लोगों को पहले समझाना पड़ता है कि रमल क्या है, फिर रमल करता है वो, क्योंकि वो नए नए वहां पे टूरिस्ट आते हैं, उनको और उनके लिए उनको कोई ज्योतिष से कनेक्शन भी नहीं है। तो वो पूछते भैया ये नई चीजें ये है क्या? उससे उसकी बिक्री तो होती है, क्योंकि वो कॉमिक्स को छोड़कर मतलब जन्म पत्रिका वाले को छोड़ के उसके पास आता ही कुछ नई चीज है, परंतु फिर वो बताता है कि नया नहीं है, सब भगवान शिव से उपजा हुआ है। तो हकीकत में रमल एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, और मेरा मानना यह है कि सृष्टि का पहला विज्ञान है। क्योंकि सृष्टि का पहला विज्ञान इसलिए है कि जब पराशर मुनि ने शायद जब वृहद पारशर और शास्त्र की रचना की होगी, उन्होंने जो आज तक वैलिड है, सौर सिद्धांत आज तक वैलिड है, सिद्धांत जो ग्रंथ है जिससे पंचांग बनते हैं, तो वो जो वैलिडिटी है, ग्रहों की दूरी, ग्रहों का मोशन, ग्रहों का वक्री, पृथ्वी के सापेक्ष वक्री होना, ये सब चीजें होना, वो गणित समझने में एक सभ्यता का, एक विकास का एक क्रम बना होगा, उसमें बहुत सालों लगे होंगे, बहुत समय लगा होगा। तो आज नासा से हम लोग देख पाते हैं, और वो मतलब स्विट्जरलैंड स्विस एफएमरीज को पब्लिश करता है, परंतु उस सब को डेवलप होने में शायद सालों लगे होंगे। रमल एक ऐसा इनिशियल साइंस है जो कि अगर हम मतलब हमारे पास कोई टूल नहीं है, हम सिर्फ उंगली से और मिट्टी में उंगली से निशान बनाकर भी उत्तर दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें किसी टूल है, इसमें टूल पासे हैं, परंतु वो पासे जरूरी नहीं है। बिना पासों के भी रमल करना सिखाऊंगा। अगर आप मतलब हवाई जहाज में जा रहे हैं और आपके बगल में अमिताभ बच्चन बैठा है और आपने अपना परिचय दे दिया, मैं ज्योतिषी हूँ, तो उसने कहा मेरे बारे में कुछ बताओ, कोई प्रश्न का उत्तर बताओ, मेरी नेक्स्ट फिल्म सक्सेस होगी नहीं होगी। आपको ऐसा हो तो पासे तो मेरे बैगेज में है, वो तो क्लेम कर, मतलब जब उतरेंगे तो बैगेज मिलेगा तो पासे मिलेंगे। तो नहीं, आपको जरूरत नहीं है। अभी जो मैं रमल सिखाऊंगा, आप सिर्फ एयर होस्टेस से एक पेन और कागज मांग लेना और अमिताभ बच्चन के प्रश्न का उत्तर दे देना, क्योंकि वो मौका आप गवाओगे नहीं, क्योंकि आपके बगल में अगर वो बैठे हैं तो ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि पासों का इंतजार नहीं करोगे, मैं ऐसा सिखाऊंगा आपको।
मतलब पासा उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, पासे की वजह से वो फेमस है, परंतु बिना पासे के भी रमल कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा। मेरे पास इटली के एक व्यक्ति ने मुझसे पासे मंगवाए, वो रमल करता था। तो मैंने कहा इससे पहले कैसे करते थे? तो वो कहता है कि मैं तो करता था, पहली बार पासे से करूंगा। ऐसे अमेरिका के दो व्यक्ति आए थे, कीथ एंड चैंटू, एक महिला पुरुष थे। उन्होंने भी मुझे मतलब वो भी रमल करते थे, पर उनका पासों से कोई कनेक्शन नहीं था। तो मेरे पास विदेशी लोग जब भी आए, वो रमल के पासे लेने आए, ये पासे दे दो, तो हमने पासों से कभी कोई रमल नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि रमल पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, परंतु उसकी विधियां अलग अलग है, तरीका एक ही है। रिजल्ट देने की विधि अलग है, कुंडली बनाने का तरीका एक है, परंतु उसको डिराइव करने के तरीके अलग अलग। मतलब बीज की कड़ी सेम है सब में, चाहे वो अरेबिक रमल हो, भारतीय रमल हो, वेस्टर्न रमल हो, तीनों में बीज की कड़ी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रमल जो है वो पहली बात तो यह है कि सृष्टि के हर हिस्से में उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजूद मिलता है। ये मेरे अनुभव, मतलब मैंने जब मैंने अपनी किताब लिखनी शुरू की, तो मैंने ढूंढना शुरू किया है कि इसका वजूद कहाँ है। तो वजूद मुझे अनेक जगहों पे मिला, तो उन सबको मैंने थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर में कंपाइल भी किया। उसमें मुझे मतलब अलग अलग एरियाज में, जैसे सेफेरियल की बुक है मैनुअल ऑफ ऑकल्टिज्म। अगर आप लोग इन सब विद्याओं में हो तो वो किताब कभी भी खरीद सकते हैं, अमेजन पे मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। मैनुअल ऑफ ऑकल्टिज्म, मैनुअल ऑफ ऑकल्टिज्म में संसार के सारे ज्योतिष, मतलब सारे ज्योतिष का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर है। जैसे कि आप कहते हो क्रिस्टल बॉल गेजिंग, कॉपी कप रीडिंग, बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के अलग अलग एरियाज हैं संसार के, अनगिनत है। और प्राचीन काल में बहुत सारे यूज किए जाते थे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, जिनको आप मीडियमशिप कहते थे और बहुत सारी बातें कहते हो, वो सब चीजें उसमें मिलेंगी। तो उसमें भी रमल का जिक्र है, जियोमेंसी उसमें उसका नाम है। तो इंग्लिश नेम है जियोमेंसी, इंडियन नेम है रमल, और अरेबिक लोग भी उसे रमल बोलते हैं। अरब में इसे मतलब रेत को बोलते हैं, मतलब रमल का मतलब रेत, ठीक है। तो जहां तक अरेबिक रमल का सवाल है, आज की डेट में मेरे अनुभव में जितने लोगों से मैं मिलता रहा हूँ, तो जितने अरब के लोग हैं उनमें कोई रमल नहीं करता। मतलब अरब कंट्रीज के जो लोग हैं वो रमल नहीं करते। यूएई में कोई रमल नहीं करता। आपको सीरिया तक के लोगों की बात करो तो वहां कोई रमल नहीं करता। तो रमल सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही चलता है। तो जिसको अरेबिक रमल कहते हैं, इन कंट्रीज में कहीं भी नहीं है। मैं यूएई घूमने गया, वहां मेरी मुलाकातें हुई वहां के मतलब जो शेख हैं इन लोगों से, उनसे मैंने जिक्र किया तो मतलब उन्होंने कहा कि हम हराम मानते हैं किसी भी प्रकार का ऐसा विज्ञान जो कि आपका प्रेडिक्शन बताता हो, इस तरह की बातें करता हो, वो हराम है हमारे धर्म के अंदर। तो उन्होंने मतलब आउटराइटली मना कर दिया कि रमल जैसी कोई चीज हमारे धर्म में नहीं है। तो रमल जो है वो उसका जो अरेबिक कनेक्शन है, परंतु इसको अरेबिक क्यों मानते हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। इंग्लैंड की जो आपका म्यूजियम में कुछ यंत्र हैं, आपको नेट पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा उसके, उन चीजों की। तो मेरे पास अपनी गैलरी है, गैलरी से अगर आप चाहोगे तो फोटोग्राफ भेज दूंगा मैं आपको। तो लंदन के म्यूजियम में कुछ पीतल के, ब्रास के यंत्र हैं जिसमें रमल के पूरे डिजाइन बने हुए हैं, 16 डिजाइन बने हुए हैं, और वो एक पूरा यंत्र टाइप बना हुआ है। और वो मतलब बहुत पुराना है, और वो सीरिया के अंदर कहीं पाया गया था, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम का हिस्सा है। तो अगर आप सर्च करोगे मिल जाएगा, आजकल गूगल बाबा सब बता देते हैं, नहीं तो मैं दे दूंगा पूरा सर्च में आपको मैं दे दूंगा निकाल, मेरे पास पड़ा है। तो वो उन कंट्रीज में पाया गया, पर आज की डेट में वहां कोई नहीं मानता, ठीक है। तो इसके पीछे जो कहानी आती है कि जो मतलब मोहम्मद साहब थे वो प्रॉफिट थे। तो इनके जो प्रॉफिट की श्रृंखला में एक प्रॉफिट हुए हैं दानियाल, प्रॉफिट दानियाल, जिसको शायद आपने डैनियल बोला था, आपने जिनमें आपने बताया था नहीं, तो मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा कि नहीं हमने डैनियल सुना मैंने, प्रॉफिट डैनियल। हाँ, डैनियल शायद क्रिश्चियनिटी में आते हैं, परंतु जो मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरे को तो किसी मुस्लिम लेडी ने कंफर्म किया था, आरिफा अहमद है अमेरिका के अंदर, मेरी स्टूडेंट है ज्योतिष की, उसके रमल की, उन्होंने कंफर्म किया था कि मतलब मैंने फकीर बोला, उनका फकीर नहीं, वो प्रॉफिट थे। तो प्रॉफिट दानियाल जब आ रहे थे मतलब अरब से, मतलब जैसे भारत के रास्ते में, तो उन्होंने खुदा से इबादत की और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इल्म दो
जिससे कि आपका वजूद जो जिस जनता में मैं जा रहा हूँ वो पहचाने और कहीं ना कहीं आपकी शक्ति का लोगों को पता चल सके। तो कहते हैं खुदा के दूत जिब्राइल प्रकट हुए और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो रमल के नाम से पहचाना गया, क्योंकि रमल इसलिए कि रेत पे बैठे थे, क्योंकि वो रेगिस्तान था पूरा, तो रेगिस्तान में बैठ के इबादत की थी। तो इसका अरेबिक कहानी ये आती है, परंतु इसकी हिंदू कहानियां अनगिनत है। भगवान शिव से कनेक्टेड 5-6 कहानियां तो मुझे पता है। एक मेरे पास ग्रंथ है संस्कृत का, रमल रहस्य। रमल रहस्य संस्कृत का, इसका हिंदी अनुवाद अभी तक छपा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भविष्य में आप लोगों को रमल रहस्य की पूरी हिंदी किताब भी मैं अपनी पब्लिश कर दूँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो। क्योंकि 501 पेज की किताब है वो, तो उसमें करीब 125 पेज का मैं काम कर चुका हूँ। तो उसका जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर के अंदर भगवान शिव की मतलब 3-4 कहानियां हैं। उनमें से 2 कहानियां फटाफट सुना देता हूँ, जिससे आप लोगों का टाइम खराब ना हो, फिर आगे बढ़े। तो वो कहानी ये है कि एक बार मतलब भगवान शिव और पार्वती जी खेल रहे थे। तो संस्कृत में या हिंदी में मौज मस्ती का शब्द होता है रमण, सुना होगा है ना। अपन बोलते हैं रमणीय दृश्य, बहुत खूबसूरत दृश्य है। रमण मीन मौज मस्ती, जिसमें प्लेजर आता हो। तो जब भगवान शिव और पार्वती आपस में मौज मस्ती कर रहे थे, तो मौज मस्ती के दौरान पार्वती जी मतलब शिव जी से को जस्ट फॉर मतलब एक होता ना, जैसे हम लोग जिसे प्रैंक बोलते हैं, वो गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। और शिव जी व्याकुल हो गए, कहाँ गई पार्वती जी। और वो बहुत परेशान हो गए, उनको खोज रहे थे और बहुत मतलब उससे उनका मतलब डिस्टर्ब स्थिति जो थी उसको देखकर कहते हैं कि उनके मानस पुत्र भैरव शिव जी के पास आए। उन्होंने जमीन पे, क्योंकि मैंने बोला इंग्लिश में सब बोलता है जियोमेंसी। जियोमेंसी, जियो मतलब लैंड और मैंसी मतलब रहस्य है। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इट इज ए ग्रीक वर्ड जियोमेंसी, जिसमें मतलब जो पृथ्वी के रहस्य, इसको आप ये कह सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो मतलब जमीन या पृथ्वी के रहस्य, ठीक है। तो उन्होंने पृथ्वी पे मतलब मिट्टी में भैरव ने अपनी, जैसे हाथ देख रहे हो मेरा हाथ में, ये 4 उंगलियां हैं, तो चारों उंगलियों को नीचे डिप करेंगे मिट्टी में, तो 4 बिंदु बन जाएंगे। तो 4 बिंदु और उसके बगल में 4 बिंदु और बना दिए। उन्होंने कहा कि भगवती को इसमें खोजें। तो भगवान शिव उसका आशय समझे और उन्होंने सप्तलोक में त्रिपुर सुंदरी के रूप में, सॉरी तारा सुंदरी, गलत बोल रहा हूँ, तारा सुंदरी के रूप में भगवती को प्राप्त किया या उनको ढूंढ लिया। तो वहां से रमल की स्टार्ट हुई। एक कहानी ऐसे आती है। दूसरी रमल रहस्य में कहानी है कि जैसे कि आपको पता होगा कि भगवान शिव को आदि गुरु कहा है। सब ज्ञान का मतलब अगर कहते हैं कि तंत्र के अंदर गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो तंत्र में अगर किसी का गुरु ना हो तो आप शिव को अपने सामने रखकर तंत्र की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब शिव को आदि गुरु का है। तो शिव जी से बहुत सारे ज्ञान की परंपराएं चली हैं, जिसमें बहुत ही पावरफुल ज्ञानों में एक रमल, और उससे एक पावरफुल ज्ञान और है, क्योंकि आज आपको मेरे रुजू हो तो मतलब अगर मौका मिला तो दूसरी चीज भी कभी आपको सिखाएंगे। और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उसमें किसी टूल की जरूरत नहीं है। उसे बोलते हैं शिव सरोदय। मतलब शिव सरोदय का मतलब ये है कि वो हमारा चलता फिरता साइंस है, उसको थोड़ी सी साधना की जरूरत है। मतलब अगर हम थोड़ी सी साधना कर ले तो चलते फिरते ज्योतिषी बन सकते हैं। किसी जन्म पत्रिका, संसारिक किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हमारी सफलता की कुंजी भी है। मतलब शिव सरोदय एक ऐसा विज्ञान है भगवान शिव का कि हम अपने जीवन में अगर असफल भी हो रहे हैं तो सफल हो सकते हैं, हम अपनी चीजों को प्राप्त भी कर सकते हैं। या कहने का मतलब है कि एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए शिव सरोदय बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। हालांकि ये सब्जेक्ट शिव सरोदय का नहीं है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ मैं। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि हमारे शरीर के जो स्पंदन है, अगर हमने उस पर कंट्रोल कर लिया तो हम संसार में हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले पे भी कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे सामने बैठा है। तो शिव सरोदय होता क्या है वो थोड़ा सा बताता हूँ। हमारी नासिका में 2 स्वर है, एक राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है उसका अभी एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आपको क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे करें और नाक पे यूं रख लें, सब लोग ऐसे कर लें, और उसके बाद नोस्ट्रल की सांस को छोड़ें। छोड़ा आपने, तो आपके दोनों हाथों में से एक हाथ की सतह पे सांस टच होगी, राइट। इसकी आपके किस किसके क्या क्या हो रहा है? राइट, मेरा राइट, लेफ्ट, अरे मेरा लेफ्ट, सिन्या का राइट, राइट, आपका लेफ्ट, एम आई राइट? नहीं सर, मेरा लेफ्ट। अच्छा, आपका लेफ्ट, मेरा भी लेफ्ट है, मेरा भी लेफ्ट। अरे सर मेरा राइट है सिर्फ। हाँ, आपका राइट है, तो आप राइट हो, चिंता मत करो। तो इसमें क्या है कि हमारा जीवन इतना ज्यादा मतलब प्रकृति से कनेक्टेड है जो हमें पता नहीं है। हमारा जो लेफ्ट और राइट चल रहे हैं एट ए टाइम एक ही चलता है,
और क्या होता है कि जब दोनों चल रहे होते हैं वो बहुत छोटा सा समय होता है, जब लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होता है या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट होता है तब उस क्षण पर दोनों चलते हैं। तो वो जो दोनों चलते हैं उसे बोलते हैं सुषुप्ना नाड़ी, और जब लेफ्ट चलता है उसे बोलते हैं मतलब ईड़ा, और जो राइट चलता है उसे बोलते हैं पिंगला। तो यह राइट का मतलब सूर्य, लेफ्ट का मतलब चंद्रमा। तो जो राइट है वो सूर्य स्वर है, लेफ्ट जो है चंद्रमा स्वर है, और इन दोनों के बीच में एक नाड़ी होती है जिसे ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुप्ना नाड़ी। पूरा जैसे आप चक्र कहते हो, आप कहते हो कि हमारे मतलब मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के चक्र है, वो इन तीनों नाड़ियों के कनेक्शन से ही बनते हैं, जिसमें सुषुप्ना नाड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, और सुषुप्ना नाड़ी को काल की नाड़ी कहा जाता है। हमारे मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर सुषुप्ना नाड़ी काम की नहीं है, मतलब वो क्योंकि काल है तो सब नष्ट कर देगी, परंतु आध्यात्मिक लेवल पे सुषुप्ना नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जहाँ हमारा भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें, पैसा, मौज मस्ती, जिंदगी की बात करें, तो उसमें लेफ्ट और राइट ही काम करेंगे, सुषुप्ना काम नहीं करेगी। सुषुप्ना हमारे अध्यात्म जगत की है, ठीक है। तो उसमें तो ये जो तीनों नाड़ियां हैं ये इतना आसान नहीं है विज्ञान, तो इसमें थोड़ी सी साधना आती है। तो साधना के अंतर्गत जो आपने लेफ्ट राइट तो मैंने इंस्टेंट करवा दिया आपको, परंतु लेफ्ट राइट के अलावा जो इसका कठिन पार्ट है थोड़ा सा, वो भी मतलब 5-7 दिन की साधना से सीख सकते हो आप लोग, कभी मौका मिलेगा वो भी करेंगे। वो जो इसका कठिन पार्ट है वो है कि हर नाड़ी में 5 तत्व होते हैं। तो अभी आपने ये तो बता दिया कि लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, उसका तत्व कौन सा चल रहा है ये हमें नहीं पता। तो अभी जो मैं इस समय जो पढ़ा रहा हूँ, इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लेफ्ट के अंदर मतलब मेरे लेफ्ट साइड में चिन्मया की शक्ल दिख रही है और महीप की शक्ल दिख रही है। मेरे जस्ट नीचे सामने जो है वो आरती जी हैं, ठीक है, और सबसे नीचे एंजेलिना है जो मेरे स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो मेरी लेफ्ट नोसर चल रही है, तो मेरे लेफ्ट में जो लोग बैठे हैं उनके लिए प्रेडिक्शन अलग होगा, जो मेरे सामने बैठा है उसका प्रेडिक्शन अलग होगा, जो राइट साइड में बैठा है उसका प्रेडिक्शन अलग होगा। तो और मेरे सब राइट में बैठे हैं। तभी आपका राइट एक्टिवेट हो गया। तो इसमें कौन सा तत्व चल रहा है, कौन कहाँ बैठ के पूछ रहा है, आप सटीक उत्तर दे सकते हो। खासकर संतान लड़का होगा, लड़कियों की ये सब हालांकि बैन है, हम लोग इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते और गलत भी है, वो कानूनी रूप से गलत है, परंतु इस स्वर विद्या से बड़े सटीक उत्तर मिलते हैं इन सब चीजों। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये ज्ञान दिया, स्वर विज्ञान, जिसे शिव सर्वोदय कहते हैं। और इसके थोड़े से अभ्यास से हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी के अंदर। अगर हमारे पास मुहूर्त हमारे गलत हो और हमारा स्वर सही हो तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्लस ज्योतिषीय मुहूर्त भी स्वर विज्ञान के अंडर में ही आता है, ऐसा शिव सर्वोदय कहते हैं। शिव सर्वोदय कहता है कि सारा काल जो है वो मतलब इसके अंतर्गत है, अगर इस पे कंट्रोल है तो आपका इस काल पे कंट्रोल है। चलिए इस बात चर्चा आगे बढ़ाते हैं, उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो भगवान शिव का ही रमल जो विज्ञान है, वो पार्वती जी कहती है कोई सरल ज्ञान दीजिए जो मतलब एक इंसान अपने प्रश्न के उत्तर जान सके। तो कहते हैं भगवान शिव ने पार्वती जी को रमल का ज्ञान दिया, पार्वती जी ने उसे लिपिबद्ध कर लिया, जो वो पढ़ाते गए वो लिखती चली गई, और लिखने के उपरांत उन्होंने उसको संभाल के रख दिया। तो कहते हैं कि कालांतर में कोई गरीब ब्राह्मण था, बहुत दुखी था, अपनी उसके पैसे नहीं थे, गरीब था, और अपनी गरीबी से दुखी होकर उसने शिव जी की उपासना की और घोर तपस्या की। तो उसकी तपस्या को देखकर पार्वती जी द्रवित हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो? तो कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, मेरे को अपना आजीविका चाहिए, मतलब रोजगार चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो लिपिबद्ध रमल का ज्ञान था वो व्यक्ति को दे दिया, और कहते हैं कि उस व्यक्ति से उसकी आजीविका शुरू हुई और वो कालांतर में रमल के नाम से फेमस हो गया। आप लोगों ने चंद्रकांत का सीरियल देखा हो, मुझे नहीं पता, या एक उपन्यास है देखी नंदन खत्री का, चंद्रकांत का, बहुत फेमस है। अभी दूरदर्शन में रामायण महाभारत शुरू हुई पर चंद्रकांत शुरू नहीं हुआ, क्योंकि दूरदर्शन का किसी जमाने का सुपर डुपर हिट था, और उसके अंदर पंडित जगन्नाथ एक बड़ी विशेष भूमिका थी। जो राजा शिवदत्त का ज्योतिषी था, वो हर प्रश्न का उत्तर पासों से दिया करता था। हालांकि वो मतलब एक काल्पनिक उपन्यास है, परंतु काल्पनिक उपन्यास में भी उसमें रमल वैज्ञ की पूरी भूमिका थी। तो चलो उसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते, कहानी मान सकते हैं, पर उसमें एक रमलज्ञ प्रॉपर उसकी प्रॉपर भूमिका थी, और वो उपन्यास भी बहुत पहले का लिखा हुआ है।
तो बहुत पुराना मतलब वो नॉवल है। तो कहने का मतलब ये है कि रमल कोई नया नहीं है। मैं सिर्फ उपन्यास इसलिए क्योंकि हम लोग फिल्मों की भाषा ज्यादा समझते हैं, इसलिए उसका एग्जाम्पल लिया। अदरवाइज महाभारत काल के अंदर भी इसका जिक्र था रमल का। और तो मैं दानव से मैं मुनि, मैं राक्षस, मैं दानव का सुना हो आप लोगों ने। तो वास्तु से कनेक्टेड हो तो मैं मतम ग्रंथ सुना होगा साउथ का, जो रावण के ससुर साहब थे, मैं दानव। वो अगर आपने साउथ अमेरिका की माया सभ्यता के बारे में सुना, लोग कहते हैं ना माया कैलेंडर है जिसमें पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पहले से लिखा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में उसका बड़ा जिक्र होता है कि मतलब अमेरिका के मतलब साउथ अमेरिका में माया कैलेंडर का जिक्र है और माया सभ्यता हुआ करती थी। वो सब मयासुर का बताया हुआ किताब था। तो मयासुर एक बहुत विद्वान थे और वास्तु के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। तो जो पांडवों का जो मायावी महल था मयासुर ने बनाया, जिसमें वो मतलब पानी की जगह पृथ्वी दिखती थी, पृथ्वी जगह पानी दिखता था। तो वो भी रमल के अच्छे ज्ञाता थे। तो अभी चलो बहुत दूर की बात नहीं करते, मुगल काल की बात कर लेते हैं। तो बीरबल जो थे वो रमल करते थे। एक ग्रंथ है, शायद मिल भी जाएगा, ढूंढोगे तो आप, उसका नाम है रमल गुलजार। रमल गुलजार के अंदर वो कहते हैं कि यवनाचार्य का ग्रंथ है, बीरबल ने लिखा उसे, मतलब बीरबल ने उसको सरल भाषा में लिखा। तो बीरबल पासों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देते थे और उसमें जो उपाय हैं वो है तो उर्दू का, उसको बोला यवनाचार्य ने का ग्रंथ है और बीरबल ने उसे मतलब उसका सरलीकृत किया है। परंतु उसमें जो उपाय हैं भगवान शिव, हनुमान जी और दुर्गा जी के उपाय हैं। तो अब वो क्या गड़बड़ है ये तो नहीं पता, पर उसमें नाम बीरबल का आता है। तो ये मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा नजदीक का वाक्य बताया। चलो एक नजदीक का वाक्य और बताता हूँ। एक ग्रंथ है रमल नवरत्न। रमल नवरत्न जो ग्रंथ है वो मैंने अपनी किताब में जब मैं उस ग्रंथ को पढ़ रहा था तो उसका जो लास्ट का श्लोक था संस्कृत में, उस श्लोक में उसने अपने ग्रंथ का वो लिखा था कि मैं परम सुख उपाध्याय मतलब आज इस संवत को, इस तिथि को, इस वार को अपने इस ग्रंथ को पूरा करता हूँ। तो उसने जो डिटेल्स दी तो उस डिटेल को मैंने इंग्लिश डेट में कन्वर्ट किया है और इंग्लिश डेट में कन्वर्ट किया तो पता चला एक हाँ, तो उसमें तो संस्कृत का लिखा हुआ था, मैंने उसे इंग्लिश डेट में कन्वर्ट किया तो उसकी डेट आ गई 25 फरवरी 1811, मतलब 1811 का ग्रंथ है। मतलब अभी मतलब कितने 200 साल पहले का, तो 200 साल पहले का ग्रंथ है रमल नवरत्न, जो मैंने अपनी किताब के अंदर उसकी डेट भी दी है। तो उसको डेट है 25 फरवरी 1811, क्योंकि आजकल कंप्यूटर है, बहुत सी चीजें हैं, बड़ा आसानी से मैंने वो डेट निकाल ली। तो कुल मिला के बात है कि रमल एक प्राचीन शास्त्र है और इस पे मतलब बहुत सारे विद्वान इसका काम लेते थे। सारे विद्वान बहुत चमत्कारिक हुआ करते थे। कालांतर में ये लुप्त प्राय हो गई। कारण ये था कि इसका कारण बता देता हूँ मैं पहले आप लोगों को, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई आपको डराए तो आप डरो नहीं, इसलिए कारण बता देता हूँ। क्या था कि प्राचीन काल में जो ऐसी विद्याओं को उपयोग में लेते थे, अगर आप देखो एक पीढ़ी पहले की बात करो या आप पुराने ज्योतिषों को देखो तो अक्सर ज्योतिषी की जो भूमिका में व्यक्ति दिखता था वो गरीब सा व्यक्ति दिखता था। मतलब समृद्ध व्यक्ति नहीं दिखता जिसका कार घोड़े मतलब बंगले हो, एक अच्छी जिंदगी लाइफ जी रहा हो, इलीट क्लास लाइफ जी रहा हो। आज के ज्योतिषी दिखते हैं, आज के ज्योतिषी टीवी में बैठे होते हैं, उनके पास 4 कारें होती है, लग्जरी से लग्जरी कारें होती है। तो आज जब ज्योतिषी के पास एक अच्छी लाइफ लिविंग दिख रही होती है तो आज पढ़ने वाले भी इलीट क्लास के लोग आए हैं। पहले नहीं पढ़ते थे। जब मैं 94 में जब मैंने अपना बीड़ा शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, उस समय के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब मेरे पास IAS ने भी सीखा है मतलब मिस्टर ज्योतिष। तो आज के जो लोग हैं वो बिल्कुल अलग है और पुराने जो लोग थे, पुराने टर्न ही नहीं होते थे, सब ज्योतिष पढ़ने बिल्कुल वेस्टफुल मानते थे, क्योंकि उनके पीछे मतलब जो उनका जो आइकन होता था कि गरीब सा आदमी बैठा है और उसके आगे आप 11 रुपए 21 रुपए कुछ भी रख दोगे और वो आपका ज्योतिष कर देगा। तो वो एक भीख मांगने जैसा व्यवसाय ऐसा दिखता था। लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते थे। ये तो आधुनिक युग में लोग आकर्षित होने लगे जब उन्होंने देखा कि ज्योतिष भी एक मतलब हाई लाइफ जी रहा है, तो शायद ज्योतिष के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। तो धीरे धीरे ये जो विद्याएं थी पिता से पुत्र में आई, दूसरों ने सीखा नहीं और चीजें खत्म हो गई।
तो लुप्त प्राय हो गए। तो लोगों को लगा कि ये तो शापित विद्याएं हैं, इनसे कहीं ना कहीं शायद हमारे घर परिवार में समस्याएं आती होंगी, तो लोग डरने भी लगे कुछ विद्याओं से, और धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी विद्याएं बिल्कुल अच्छी हैं, बस हम उसे ईमानदारी से करें तो ठीक है। अब क्या है कि ये तो मेरा पुराण हो गया पूरा इतिहास का को लेकर, हालांकि बहुत लंबा है, पर मैं खत्म कर रहा हूँ इसका, जिससे आप रमल सीख सकते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने अभी जो बात शुरू की है, इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हमारे ज्योतिष में 5वां खाना जो होता है वो पिछले जन्म के संचित कर्मों का होता है, और 5वां घर जो होता है वो इंट्यूशन का भी होता है। और अगर 5वां घर स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति के पास कहते हैं गॉड गिफ्ट होता है। तो मतलब गॉड गिफ्ट 2 कारण से होता है, मतलब जिन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ी और उनकी भविष्यवाणी सही जा रही है, उनके इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, वो 2-3 कारण से हो सकता है। 2 नहीं, मैं 3 कारण बताता हूँ। पहला कारण ये है कि उनकी कुंडली में 2nd हाउस में वाणी सिद्धि योग हो, उनके मुंह से निकली बातें सच हो जाती हो। ठीक है। दूसरा, उनका 5वां घर स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो। तीसरा, उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त की हो इस जन्म में कोई मेहनत करके। ठीक है, 3 बातें हो सकती हैं जिसमें उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ बोलता है और सच हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, अगर आपने पिछले जन्म में कोई साधनाएं की हैं और उसके फल में इस जन्म में आपकी बातें सही जा रही हैं, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आपके तिजोरी में 50,000 रुपए रखे हैं और अगर आप 100 रुपए भी बांटना शुरू करोगे, आपको आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? तो अगर 100 रुपए बांटना शुरू करोगे, 50,000 मतलब खत्म, एक दिन खत्म हो जाएंगे। हेलो जी सर। हाँ, अगर आप एक तिजोरी में से 50,000 रुपए पड़े हैं, रोज 100 रुपए बांटना शुरू कर दो, लोगों को बांटना शुरू कर दो 100 रुपए नोट, तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। गलत कह रहा हूँ? 5वां घर हमारा स्टोरेज है। और अगर आपने मतलब ज्योतिष जैसी विद्याएं आप करते हो तो 5वें घर को खाली कर रहे हो। ये सब सारी ज्योतिष विद्याओं से बात कर रहा हूँ मैं, रमल के लिए नहीं कह रहा। तो 5वें घर को बैलेंस करने के लिए, 5वां घर होता है संतान का, 5वां घर होता है लव अफेयर का, 5वां घर होता है एजुकेशन का, 5वें घर है जुआ सट्टा लॉटरी का, 5वां घर है मंत्र सिद्धि का। मतलब जो प्रेम मतलब बाह्य जगत का है, जो हमारे भौतिक जगत के प्रेम संबंध है, वो ईश्वरीय प्रेम भी 5वें घर से हो सकता है। तो उसमें दोनों शक्तियां, मीरा वाला प्रेम भी है और आज के आधुनिक फिल्मी प्रेम भी है। ठीक है, तो 5वां घर मतलब आप कृष्ण जी से भी प्रेम कर सकते हो और एक जनरल प्रेम भी कर सकते हो। तो 5वां घर प्रेम का है, पिछले जन्म के संचित का है। अगर आपका 5वां घर संतुष्ट कब होगा? जब हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी साधना जरूर करें। अगर आप साधना करते रहेंगे तो हमारे ज्योतिष का कोई साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, चाहे आप संसार में कोई भी ज्योतिष करें। तो 5वें घर का मतलब यह है कि आप कुछ ना कुछ पूजा पाठ साधना करें, जिससे कि आपके जीवन में इसका कोई असर ना आए। ठीक है? ठीक है। नहीं तो आप देखो कि मतलब दुनिया ज्योतिषी को दिखा रही है और ज्योतिषी खुद अपने अफेयर्स की परेशानियों में फंसा हुआ है, बच्चे की परेशानी में तो कुल मिला के बात है कि ज्योतिषी खुद की समस्या इतनी है कि वो दूसरों को तो इलाज कर रहा है, पर वो अपनी समस्या से भी जूझ रहा है। निश्चित रूप से इंसान है, समस्या सबके साथ होगी, ये ऑब्वियसली हमारी भी अपनी कुंडली है। और हमारे जब ग्रह अच्छे होते हैं तो हमारे भविष्यवाणी भी अच्छी जाती है। हमें नेम फेम भी तभी मिलता है जब हमारी कुंडली के अच्छे योग चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे योग खराब होते हैं तो हम भी चूक जाते हैं भविष्यवाणी करने में, और फिर दुनिया कहती है तो फर्जी ज्योतिषी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 5वें घर को संतुष्ट करना किसी भी ज्योतिष के लिए जरूरी है। तो हम चाहे वो ध्यान करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे वो मतलब कोई मंत्र जाप करें, चाहे कुछ भी ना करें, गायत्री मंत्र करें, अपने आप में अच्छा है। मेरे गुरु कहते थे कि अगर वाणी में गायत्री चाहिए तो वाला गायत्री के जाप होने ही चाहिए, आपके मुख से गायत्री बोला करेगी उसके बाद। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अपने मतलब आप, और मैं ये नहीं कह रही घंटों बैठो, 5 मिनट निकाल रहे हैं, 5 मिनट हर चीज के लिए निकाले जा सकते हैं। हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, टीवी के रिमोट बदलते बदलते में 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। 5 मिनट बैठने में हमें दिक्कत आती है, वो दिक्कत बस खत्म कर लो। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट से 5 मिनट भी बैठोगे चलेगा, है ना। मन नहीं लगता तो जब में कोई दिक्कत नहीं है 5 मिनट बैठो, और मन ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान की आदत है। जब हम बैठते हैं तभी सारे काम याद आ जाएंगे, जरूरी काम, है ना। जैसे हम बैठते हैं सारे जरूरी काम याद आते हैं उस पर।
और वहां से उठने के बाद जरूरी काम सब जीरो हो जाएंगे, कुछ याद नहीं आएगा। ऐसा होता है, ये मानव मन की मतलब स्थिति है। तो आपका मन कितना ही भटके, कोई भटकने दो, कोई 5 मिनट का रोज सेटिंग करना शुरू कर दो, तो थोड़ा सा जाप शुरू कर दो, आपके जीवन में ज्योतिष मतलब इतना अच्छा चलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब ये तो मुद्दा खत्म, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इससे खूब कमाओ, कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कुछ अपनी आर्थिक स्थिति के साथ थोड़ा दान जरूर करें। ठीक है, और वो दान आपके इसको मतलब कहीं ना कहीं संतुष्ट करेगा, आपके चीजों को कभी नेगेटिव नहीं जाने देगा आपकी विद्या। ठीक है, अब अपन रमल की बात करते हैं। रमल के अंदर जैसा कि हर ज्योतिष में होता है, 12 भाव होते हैं, मतलब राशियां होती हैं, ग्रह होते हैं, तो इसमें भी होते हैं। इसमें भाव की संख्या 16 है। कारण ये है कि रमल की यूनिक शक्लें 16 होती है। अब आपको यार ये 16 का क्या नाटक है, तो 16 का नाटक नहीं है, 16 हमारी चंद्रमा की कलाएं हैं। अमावस्या मतलब कोई नो मून, पूर्णिमा मतलब फुल मून, और फिर बाकी जो जितने बीच के 14 स्टेप है वो साइज वाइज है, मतलब 0 मून से फुल मून के बीच में साइज है, मैटर करता है। तो हमारे ज्योतिष में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी करते मतलब 14 तिथि, मतलब चतुर्दशी जिसे कहते हैं संस्कृत में, या हिंदी में हम 14 कहते हैं देसी भाषा में। तो उसके बाद पूर्णिमा या अमावस्या होती है, तो 15 तिथियां और अमावस्या और पूर्णिमा। तो हमारी 16 कलाएं चंद्रमा की होती है। तो ये 16 कलाएं साइज पे डिपेंड करती है। तो और इसीलिए इस रमल में 16 शक्लें होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो 16 शक्लों की वजह से 16 भाव बनते हैं कुंडली के अंदर, और 16 भाव में जो एक्टिव भाव है जिससे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वो 12 है, और 13 से लेकर 16 तक साक्षी भाव होते हैं। महीप जी घबराओ मत, मेरी आवाज आ रही है? महीप जी आपका स्टिल हो रहा है, और हाँ ठीक, मेरी आवाज आ रही है महीप जी? किसी को नहीं आ रही है तो कंप्लेंट तुरंत कर देना, मैं तो यहाँ कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ। महीप जी आवाज बीच में कट गई थी वो, बोला वो। हाँ सर, कनेक्टेड। हाँ अच्छा, जो कुछ अब मैं बोलने जा रहा हूँ टेक्निकल बातें, उससे घबराना मत, मैं आपको घोट घोट के पिला दूंगा लास्ट तक। ठीक है, जिस दिन आपका कोर्स खत्म होगा आप रमल सेम डे से उत्तर देने लग जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अपने अपनी जगह पे बैठ के उत्तर दोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो घबराना मत, मैं हूँ, मैं चारों की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से ले रहा हूँ। चारों मतलब तीनों की। ठीक है, तो सर मैं खुद हूँ। तो रमल में ये जस्ट प्राइमरी नॉलेज है, फिर जब मैं कराऊंगा तो आपके दिमाग के अंदर घुसा दूंगा सारा ज्ञान, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो 16 शक्लें हैं, 16 यूनिक शक्लें हैं। तो यहाँ पर शक्लों की क्वालिटी है। तो रमल के अंदर 16 यूनिक शक्लें बनती हैं जब लाइन और डॉट से बनती है। तो ये जस्ट प्राइमरी नॉलेज है, अभी उस पर अपन जब मैं सिखाऊंगा तो पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। तो रमल में 16 शक्लें हैं, और 16 शक्लों से 16 भाव की कुंडली बनती है। और 16 भाव की जो कुंडली होती है उसमें 12 भाव तो मुख्य भाव होते हैं जो ज्योतिष के अंदर भी होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि मतलब किस भाव से क्या देखा जाता है। बाकी 13 से जो 16 भाव होते हैं साक्षी भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने जनरल नॉलेज दिया, पर जब पढ़ाऊंगा फिर डिटेल में तो सब कुछ सिखाऊंगा। सबसे पहले पासों का जिक्र कर लेते हैं, पासे होते क्या है और पासों की सिद्धि क्या होती है। इसको आज समझ लेते, कम से कम आज तक कुछ आउटपुट निकले, कल से मैं स्पीड अप कर सकूं अपने मतलब कोर्स को। तो अभी तो मैंने पुरानी खूब सारी गप्पे मार ली, जिससे आपको दिमाग में एक बेसिक मतलब फ्रेम खींचा है इस साइंस को लेकर, है ना। अब अपन प्रॉपर साइंस में एंट्री करें। तो साइंस में एंट्री करें, मैंने आप सबको एक चार्ट दिया, ये वाला सबके पास होगा। ये सिर्फ मैं एक पासों की हल्की सी नॉलेज दे रहा हूँ, आप घबराइएगा मत, है ना। मतलब वो अभी मतलब हर चीज सीखेंगे, पासों की बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ये पासे क्या है, कैसे बनते हैं, और अगर आपको भविष्य में मतलब मान लीजिए विश्व युद्ध हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो पासे कैसे बनाओगे वो भी सिखाऊंगा है ना। तो ये जो डाइसिस है ये साल में एक ही दिन बनते हैं, मतलब ये जो डाइसिस है इसका दिन फिक्स है,
और इसका दिन फिक्स है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरे जैसे मैंने 2 गुरुओं के बारे में जिक्र किया, एक सीक्रेट गुरु है, उनका जिक्र मैंने नहीं किया। तो दो के नाम बोले मैंने। एक मैं सीक्रेट गुरु का मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद में मना कर रखा है अपना जिक्र करने का, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को सिखाया नहीं है। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, तब उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान दिया और बड़ा अनमोल ज्ञान दिया। वो था यंत्र विज्ञान। यंत्र विज्ञान होता है हम अलग अलग कलमों से, अलग अलग स्याही से, अलग अलग चीजों पर, अलग अलग प्रहर में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से यंत्र बनाते हैं। और यंत्र बनाते वो यंत्र का बोलता है मशीन, यंत्र को बोलते हैं मशीन, है ना। तो अलग अलग कामों की मशीन होती है, डायरेक्ट उसका रिजल्ट होता है। तो तंत्र का मतलब पार्ट में एक यंत्र भी एक पार्ट है। तो जो मेरे गुरु थे, तो मैंने कहा, बड़ा हैरान होता था उनके कामों को देखकर। तो मैं उनको कहता था कि गुरु जी ये काम कर जाता है, कैसे करता होगा? मतलब हैरानी होती है, आप ये करते हो, लोगों का तबीयत ठीक हो जाती है, बीमार क्या, या किसी का भूत प्रेत निकल जाता है, क्या क्या वो सब कुछ करते थे। तो ये सब कैसे होता है? तो बोले कि एक बात को समझ लेना, जो उन्होंने मुझे बोला वही सब आपके सामने कह रहा हूँ। उन्होंने कहा विधि में ही सिद्धि है। मतलब अगर उस विधि को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही तरीके से मतलब लेते हो यूज, तो उसमें आपको अपने आप उसके फाइनल रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे चलो मैं इस यंत्र शास्त्र को छोड़ देता हूँ। मेरे यहाँ पर 2 महिलाएं हैं अभी इस कोर्स के अंदर। तो मुझे नहीं पता, पर कभी ना कभी किचन में कुछ तो काम किया ही होगा, खाना वाना कुछ तो बनाया होगा कभी ना कभी तो, और हो सकता है रोज भी। नहीं सर, रोज बनाते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्या होता है जब हम खाना बनाते हैं तो सर एक सेकंड सर, कहते हैं सर इसके हाथ के खाने में मजा आ गया। हम बातें करते हैं ना, तो खाने में इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, चीजें वही होती हैं, परंतु सचमुच किसी के खाने में टेस्ट होता है, किसी के खाने में टेस्ट नहीं होता। कारण ये है कि वो इंग्रेडिएंट्स कब डालेंगे, कितना उबालना है, कितना रोकना है, उसकी जो विधि है ना, वो विधि के अंदर ही सिद्धि है उस खाने की। एम आई राइट? बिल्कुल। मतलब सेम चीजों का खाना बदस्वाद भी हो सकता है और मतलब अच्छे स्वाद का भी हो सकता है। ठीक है, बनाने वाला भी कई बार मतलब विधि का ध्यान नहीं रखता तो सब बिगड़ जाता है। सेम चीज वो रोज अच्छी बना रहा होता है, एक दिन खराब बना देता है, क्योंकि उसने उस दिन कुछ स्किप कर दी होती है, कुछ कोई गणित। तो ऐसे ही यंत्र वही गायब हो चुके हैं शायद मेरे ख्याल से मेरे स्किल से। हाँ, उनकी कोई नेटवर्क का इशू आ रहा था, ऐसा लग रहा था। चलो आज तो इजी है, पर कल से गणित अच्छी शुरू हो जाएगी तो हम उनको थोड़ा सा अपना नेटवर्क ठीक करना होगा। पर फिर भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कुछ आए हैं दिखे कहीं, 1 पर्सन इन वेटिंग। हाँ, ले रहा हूँ उनको। तो सर आप और क्या क्या साइंस करते हैं और कराते हैं? हाँ, मैं वैदिक ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति, रमल और वास्तु, और ये 4 तो मेरे मुख्य है ही हैं। इसके अलावा मेरी पत्नी के पास बहुत सारे साइंस है, जिनमें से मैंने बहुत सारी साइंसेस को रोक दिया। मतलब हम लोगों ने जो अपने जीवन शुरू किया था, तो उसमें सोल टॉकिंग भी वो कराती थी, जो मैंने बंद करवा दी समय के साथ। पास्ट लाइफ भी तो था। पास्ट लाइफ कराती थी। पास्ट लाइफ में हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ वर्कशॉप हुआ करती थी उस जमाने में। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया उसका हमारा वो होता था को पार्टनर, मतलब हमारे इन सारे सब्जेक्ट का। तो उस समय राशन पत्रिका और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ खूब वर्कशॉप किए हम लोगों किसी जमाने में। तो उसमें मेरी वाइफ आपको कॉफी कप रीडिंग, आपको क्रिस्टल बॉल गेजिंग, एवरीथिंग, क्योंकि वो ज्योतिष परिवार से है। उनके मतलब फादर मदर ज्योतिषी हैं, दादाजी ज्योतिषी थे। उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में उस परिवार से, ब्राह्मण परिवार से, जहाँ तंत्र मंत्र ज्योतिष का पूरा रोल उनके खानदान में है, तो उनके ब्लड में सारी चीजें। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट थे। अब वो कट के कम होते अब ये 4-5 ही रह गए, जिसमें टैरो है, ज्योतिष है, वास्तु है और रमल है। जो शुरू किया था तो हमारे पास कम से कम 21 सब्जेक्ट से 20-21 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और फिर उसके स्टूडेंट्स भी कम मिलते थे, और फिर वो मतलब बड़ी एनर्जी देनी होती थी उस सब कामों में। तो धीरे धीरे वो कम हो गए, और अब 4-5 रेगुलर हमारे शुरू हो गए। एनीवे, दिल्ली में अपने वो कौन है, लोकेश जी को मैंने पढ़ाया, उनका कोर्सेज चलते हैं ना। पता है सर मुझे। हाँ, वो जयपुर आके पढ़ के गए थे। मुझे पता है सर। आगे बढ़ते जी। तो मेरे एक स्टूडेंट है, वो था साउथ में, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो उनको हिंदी भी नहीं आती, जिनको मैंने पढ़ाया उनको वो आती है तेलुगु। तो मेरे बीच में इंटरप्रेटर था, मतलब मैं उसको समझाता था, वो गुरुजी को समझाता था।
और वो वहाँ जेमिनी टीवी पर आते हैं और रमल करते हैं। तो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। तो आज से बहुत साल पहले मतलब एक मीडिएटर के थ्रू उन्होंने मुझसे सीखा था। और वो क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, मतलब उनको तेलुगु में, मतलब उनका प्रोग्राम तेलुगु में जाता है वहाँ पे साउथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पासों के बारे में मैं वापस से मुद्दे पर आया था। तो विधि में सिद्धि है। मैं भी इन पासों को जो मैंने आप लोगों को भिजवाए हैं वो 21 मार्च के दिन बने हैं सारे पासे। मतलब ये पासों का जो डे है वो फिक्स है 21 मार्च। अब ये 21 मार्च के पीछे की गणित मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, ये जो 21 मार्च है ये रमल के जितने भी ग्रंथ अवेलेबल है सब में यही रेट दे रखी है। मतलब सब में मतलब किसी में कोई बदलाव नहीं है, सब में कॉमन है कि 21 मार्च को पासे बनाए जाते हैं। 21 मार्च को पासे बनाने के पीछे का वो दो बातें बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि दिन और रात बराबर होते हैं उस दिन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी की दो मतलब मूवमेंट्स हैं। एक अपने अक्ष पर है जिससे रात और दिन बनते हैं, दूसरा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है जो 365 से 1/4 दिन मतलब करीब 1 साल में पूरा होता है, जिससे ऋतुएं बनती हैं। हम ज्योतिष की भाषा में इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं। हम कहते हैं सूर्य आज मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में सूर्य के मूवमेंट को देखते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पे स्थिर मान लेते हैं ज्योतिष को सरल बनाने के लिए, क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं। तो पृथ्वी को हम सेंटर मान लेते हैं और फिर हम सारी गणित करते हैं। तो अगर हम सूर्य को सेंटर बना लें तो कोई भी ग्रह वक्री नहीं होगा तो मार्गी रहेंगे हरदम। परंतु क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं तो हम पृथ्वी पर उनके रिजल्ट देखेंगे, तो इसलिए वक्री, मार्गी, अतिचारी, स्थिर, ये सब चीजें गणनाओं में आती है। तो वो पृथ्वी पे क्या रिजल्ट है उनके, पृथ्वी पे उल्टा सबको दिखता है। ठीक है, ऐसे ही तो हमें पृथ्वी पे दिखता है कि सूर्य आज मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, तो हम कहते हैं ऋतु चेंज हो रही है। तो सन साइन जो होता है, मतलब इंडियन सिस्टम में जो सूर्य की गणित है और जो वेस्टर्न सिस्टम में सूर्य गणित है, इन दोनों का जो अंतर है उसे बोलते हैं हम, मतलब इंडियन सिस्टम बोलते हैं निर्यन ज्योतिष, निर्यन एस्ट्रोलॉजी, और उसको बोलते हैं साइन एस्ट्रोलॉजी, मतलब साइंस सिस्टम। मतलब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी साइंस सिस्टम है, भारतीय ज्योतिष निर्यन सिस्टम है। जो साइंस सिस्टम है उसमें कुछ माइनस करते हैं और निर्यन सिस्टम आ जाता है, जिसे आप कहते हैं अयनांश करेक्शन। हमारी जो कुंडलियां बनती है लहरी अयनांश पे बनती है। कृष्णमूर्ति में कृष्णमूर्ति जी का अपना प्रिस्क्राइब्ड अयनांश है। ठीक है, तो वो जो अयनांश करेक्शन होता है, तो इसलिए हमारा जो मतलब सूर्य मेष राशि में आता है वो 14-15 अप्रैल को आता है, जिसमें मकर संक्रांति होती है। वो अपनी मतलब 14 जनवरी को, क्या 14 या 15 जनवरी को होती है। तो हमारा जो सूर्य का टर्न होता है वो 13 से 17 के बीच में होता है कहीं ना कहीं, मतलब भारतीय निर्यन सिस्टम में। और जो वेस्टर्न का जो साइंस सिस्टम है उसमें जो शिफ्टिंग होती है, जिसे सन साइन आप बोलते हो, तो 21 मार्च को सन मेष में ट्रांजिट करता है। मतलब जो हमारे जो बचक्र है या जोडियक है, जोडियक का जो पहली राशि है जिसे एरीज कहते हैं, मेष कहते हैं, मेष में जो कदम रखते हैं, ट्रांजिट होता है सूर्य, वो 21 मार्च को होता है। ठीक है, मतलब हम महीप जी आपके लिए थोड़ा सा सरल कर देता हूँ। आप बीकानेर में हो तो जरूर मकर संक्रांति को पतंगे उड़ाते होंगे। अच्छा, आकातीत, जयपुर में मकर संक्रांति को पतंगे उड़ती है। तो मकर संक्रांति को हम लोग दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो मकर संक्रांति का मतलब है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो होती वैसे संक्रांतियां 12 है, मतलब मेष संक्रांति से लेकर मीन संक्रांति तक 12 संक्रांतियां होती है। तो मकर संक्रांति त्योहार के रूप में इसके हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और वो त्योहार क्यों है, वो बहुत बड़ा त्योहार इसलिए है क्योंकि सूर्य उस दिन उत्तरायण में आता है। मतलब वो 6 महीने उत्तरायण में रहता है, 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। मकर राशि से लेकर 6 राशि वो उत्तरायण में रहेगा और फिर बाकी की 6 राशियां वो दक्षिणायन में रहेगा। अब ये उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है इसको भी बताया, तो हालांकि मेरा विषय नहीं है, पर महीप जी को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि एक वो होता है कि मतलब नशा लगाना, तो इस विद्या का नशा लगा रहा हूँ मैं आपको तो जिससे कि आपको आनंद आए। तो आपने सुना होगा कि हमारे पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पर दिन और 6 महीने रात रहती है। तो जब अपन वहां जाते हैं, उनके कुछ कंट्रीज है, नॉर्वे के आगे जो कुछ कंट्रीज है जहाँ आपको दिन तक दिन ही मिलता है, तो लोग क्या करते हैं कि घड़ी के हिसाब से मोटे पर्दे लगा के अंधेरा करके रात पे कन्वर्ट करते हैं। रात होती नहीं है वहां पर, पूरे आसमान में रहता है।
और फिर क्या होता है कि जब रात होती है तो फिर बिजली के हिसाब से चलते हैं, पर वो घड़ी मेंटेन करके अपने दिन को, अपने बॉडी क्लॉक को सेट करते हैं। पर तो उसमें तो ऐसे ही नॉर्थ पोल में जब वो सूर्य उत्तरायण में जाता है तो समझ लो अब वहां का दिन शुरू हो गया, और जब वो दक्षिणायन में जाता है तो समझ लो कि साउथ पोल के दिन शुरू हो गए। ठीक है, ओके, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य जो है ऐसी मतलब 12 संक्रांतियां होती हैं। तो जो मेष संक्रांति है वो भारतीय सिस्टम के हिसाब से उसकी डेट अलग है, और वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से 21 मार्च। तो 21 मार्च को सूर्य मेष राशि प्रवेश करता है, तो वो हमारे राशि मंडल की पहली राशि। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस दिन और रात बराबर होते हैं, तो साल में 2 दिन होते हैं। जैसे अभी गर्मियां हैं तो डे बड़े हैं और नाइट छोटी है, सर्दियों में डे छोटे होते हैं, नाइट बड़ी होती है। और परंतु ये जो ऋतुओं का सिस्टम चेंज होता है उसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जब डे और नाइट बराबर होते हैं, सितंबर और मार्च के अंदर। तो मार्च के अंदर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। इसी दिन इन पासों को बनाया जाता है। तो जो मेरा कारीगर है वो 21 मार्च को ही पासे निर्माण करता है। ठीक है, तो मतलब 21 सितंबर को भी बना सकते हैं? नहीं, उन्होंने 21 मार्च ही प्रिस्क्राइब किया ग्रंथों ने। अच्छा। हाँ, तो इसमें से दोनों में से एक ही दिन चुना है ग्रंथों ने, 21 मार्च चुना है। चलिए, अब दूसरी बात यह है कि इन पासों में दूसरी क्या स्पेशल चीज होती है, वो होती है 8 धातुएं। इसे बोलते हैं अष्ट धातु का पासा। 8 धातुओं में राहु केतु को एक मानते हुए बाकी 7 मतलब जो धातु है वो 7 प्लेनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 7 प्लेनेट्स को। इसमें सोना सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पीतल जो है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति और सूर्य का सोना ही मानते हैं, गोल्ड मानते हैं, पर यहाँ पर जो पीतल है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो तांबा है वो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांसा जो है वो बुध को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे करके आपके मतलब करीब रांगा है, इस तरह से कई सारे धातु हैं। तो 8 धातु हैं, आपके 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करिए कि राहु केतु को एक माना है। ठीक है, तो उन्होंने दिन को चुना सेम, 8 धातुओं को चुना, और उससे उस दिन को उन्होंने पासे बनाए। तो उन्होंने कहा इसमें अभी कुछ विशेष ताकत है, ये आपके लिए होली पासे हो गए, ये आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, अब ये पासे जो है इनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको अडॉप्ट करना होगा। वो सिस्टम क्या है, मतलब कभी जिंदगी में सब कुछ नष्ट हो जाए और पासे बनाने हो तो जो मेरे पासे आपके पास पड़े हैं उसकी नकल कर लेना। वो क्या है कि उसमें 4 बिंदु आपको मिलेंगे यहाँ। तो जहाँ 4 बिंदु मिलेंगे उसके बिल्कुल ठीक नीचे 2 बिंदु होंगे, और जहाँ उसके साइड की जो सतह है उसमें 3-3 बिंदु होंगे। तो ये फिक्स सिस्टम है। अगर ये सिस्टम ब्रेक हो गया, आपने पासे बिना गणित के बना लिए, जैसे मेरे बने हुए पासे वैसे नहीं बनाए, तो रमल काम ही नहीं करेगा, वो मतलब बर्बाद हो जाएगा। मतलब उसके जो कुंडलियां बनेंगी वो गलत बनेगी, और कुंडली गलत बनेगी तो उत्तर भी गलत ही आएगा। तो ये पासों का सिस्टम है। इसमें मतलब 4 डॉट्स है। जैसे मैंने आपको एक पेज दिखाया था, उसमें 4 डॉट्स है। 4 डॉट्स के बिल्कुल ठीक नीचे तो 2 डॉट्स मिलेंगे, उसके बगल के 2 फलक पे 3-3 डॉट्स मिलेंगे। ये एक पासे की क्वालिटी है। 4 पासों को लोहे की कील में घुसा गया है, मतलब एक लोहे की कील में 4 पासे हैं जो घूमते हैं, और ऐसे ही उसी लोहे की कील में 4 पासे हैं। तो 4 पासों को 2 पासों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको संस्कृत में पाश भी बोलते हैं। पासे ना बोलकर पाश, पाश का मतलब बंधन, मतलब हमने 4 अलग अलग पासों को बांध दिया, मतलब पाश। पाश तो संस्कृत वर्ड है, अपन बोलते हैं मतलब बांधने को बोलते हैं। वो आपको चलो मैं बताता हूँ, मैथोलॉजिकल कहानियां फिल्में या सीरियल्स देखे होंगे, तो नागपाश, कि उसमें उसको नागपाश से बांध दिया। सर्प का एक कुत्ता उसमें राम भगवान को पकड़ा गया है ना। तो जैसे मान लीजिए मतलब हनुमान जी पे इंद्रजीत ने एक अस्त्र चलाया और हनुमान जी वहां पे उससे कैद हो गए। हनुमान जी ने उस अस्त्र के देवता की मतलब उनकी वो इज्जत रखी, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र की इज्जत रखते हुए उन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया। तो ऐसी नागास्त्र होता है, नागपाश, मतलब नाग ने अपने पास में बांध लिया। तो नाग क्या करता है, जब किसी जानवर को पकड़ता है तो उसको अपनी पूंछ से बिल्कुल बांध लेता है। अब वो फंस गया, अब उसको उसका भक्षण करता है, खाता है ना। एक बार रोकना तो जरूरी नहीं, वो भाग रहा है खरगोश या चूहा, सबसे पहले उसको रोकता है और फिर उसको खाता है। तो पाश का मतलब बांधना।
तो हमने एक लोहे के पास में कील में इन 4 पासों को बांध लिया, इस लोहे की कील में 4 पासों को बांध लिया और हमारे पास 2 पासों का एक सेट बन गया। ठीक है, ये तो पासे को बनाने की विधि है। अगर अष्ट धातु में ना बन पाए हमसे, जैसे अष्ट धातु कठिन है, बनाना कठिन है, जो लोग अष्ट धातु के नाम पे बड़ी बड़ी मूर्तियां बेच रहे हैं मंदिरों के बाहर और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बेवकूफ बना रहे हैं। अष्ट धातु बनाना सचमुच कठिन है। पुराने जमाने में जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तब आसान था, आज साइंस डेवलप है पर आज कठिन है। ये आप लोगों को हैरानी की बात लग रही होगी, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा इंग्लिश में, एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट नाम सुना है आपने? जिसको बोलते हैं कीमियागार, हिंदी में बोलते हैं कीमियागार। एल्केमिस्ट ऐसे घुमक्कड़ लोग होते थे, रहस्यवादी, जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। सोना बनाना, उनके पास धोखनी होती थी, वो तत्वों को मिलाते थे, उनके पास एक सूत्र होते थे। जैसे आपने सुना होगा पारस शिवलिंग, तो जो पारा होता है वो आपके थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर में वो कैद होता है, और जैसे ही आप अपने बॉडी में लगाते हैं कहीं, तो आपकी हीट से वो आगे ऊपर बढ़ने लगता है और हमें बताते हैं कि इतना टेम्परेचर है। अगर वो उससे खुल जाए, मतलब उसमें ना रहे, तो गर्म होते हुए उड़ जाता है। मतलब पारा जो है वो उसको हम लोग मेटल मानते हैं, दिखता लिक्विड है और वो वेपराइज हो जाता है गर्मी से। ठीक है, परंतु पारा शिवलिंग जो होता है वो उसे पत्थर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक मेटल में कन्वर्ट कर देता है औषधियों के द्वारा, एक विधि के द्वारा, जिसे बोलते हैं पारे को बांधना। तो ऐसे ही अष्ट धातुओं को बांधना पुराने जमाने में आसान था, आज के जमाने में कठिन है। सोना कम टेम्परेचर पर मतलब मेल्ट हो जाता है, लोहा अधिक टेम्परेचर में मेल्ट होता है, जब दोनों को मिलाते हैं तो फट जाती है धातु। तो अगर अष्ट धातु बनाना एक्चुअल में कठिन लग रहा हो तो पीतल की मात्रा अधिक डालकर आप पासे बना सकते हो, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि पीतल को उन्होंने बृहस्पति माना है, बृहस्पति को टॉप मोस्ट माना है। पीतल अपने आप में एक मिक्स धातु है। ठीक है, चलिए, ये मैंने इसके पीछे का साइंस बताया। अब ये है कि पात्रों को सिद्ध करने का एक मंत्र भी दिया है इस चार्ट। ये क्या है थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला मंत्र लिखा है और इसको यूज कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। पहला है ओम गम गणपते नमः। मतलब इस चार्ट में पहला मंत्र लिखा है ओम गम गणपते नमः। वाय? क्योंकि हमारा माना जाता है गणेश जी हमारे मूलाधार है, चक्रों में भी जो मूलाधार है उस पर गणपति को बताया। तो कहने का मतलब ये है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमारा मूल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। मूल का मतलब बेस, इंग्लिश में उसको बोलेंगे बेस। तो बेस मजबूत होगा तो कार्य में सिद्धि होगी या हम सक्सेस हासिल करेंगे। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय इसलिए माने कि निर्विघ्न रूप से कार्य संपन्न हो जाए, तो गणपति को पहले नमस्कार करते हैं। उनका जो बीज मंत्र है ये हमारी मतलब हमारी लाइफ की सिद्धि के लिए। तो ओम गम गणपति नमः को आप जनरल 1 बार 2 बार 1 माला जैसा आपको चित लगे आप जाप कर सकते हो। जस्ट फॉर शुरुआत, मतलब हम अब इस मंत्र की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है ओम ह्रीम साम सदा शिवाय नमः। ओम ह्रीम साम सदा शिवाय ने भगवान शिव से इस ग्रंथ की उत्पत्ति हुई है। तो हमारे तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि किसी भी मंत्र की जिसने उत्पत्ति की है उसका ध्यान यहाँ जरूर होता है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती है, तो दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि ने उसको बनाया, तो मार्कंडेय ऋषि का ध्यान यहाँ जरूर होगा। अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें तो उसमें तुलसीदास सदाहरि तेरा, मतलब तुलसीदास जी का तब्बल उसमें जुड़ा हुआ है। अगर हम गायत्री की बात करें तो उसमें विश्वामित्र का तब्बल जुड़ा हुआ है। तो जिस ऋषि का तब्बल उस विद्या से जुड़ा हुआ है उसके आशीर्वाद से उसको सिद्धि मिलती है। तो क्योंकि भगवान शिव का ये ग्रंथ है, उनका जो ये मंत्र है ओम ह्रीम साम सदा शिवाय नमः, इसको आप 1 बार 2 बार 7 बार 5 बार 11 बार 21 बार या 1 माला कर सकते हैं, वो आप पे छोड़ा। अब है इसका असली मंत्र, सिद्धि का मंत्र, पासों की। ये मंत्र जो है, ये मंत्र है ओम नमो भक्ति देवी कुष्मांडी सर्वकार्य प्रसादिनी सर्वनिमित्त प्रकाशिनी यही त्वरतर वरम देहि ली मातंगनी ली सत्यम भ्रुवि स्वाहा। ये जो मंत्र है ये मंत्र बहुत पावरफुल है। इस मंत्र के अंदर अगर बीजों को छोड़ दे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा लिखा क्या है। इसमें लिखा है सर्व कार्य प्रसादिनी, मतलब सर्व का मतलब है एवरी काइंड ऑफ, सारे, और कार्य का मतलब जो भी व्यक्ति आपके पास किसी न किसी कारण से आया, मतलब मेरी शादी नहीं हो रही, मकान नहीं बन रहा, मेरे मतलब बच्चों का प्रश्न है, शिक्षा का प्रश्न है,
तो सर्व कार्य का मतलब एवरी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। और प्रसादनी का मतलब हर काम को पूरा करने वाली, उसको कंप्लीट करने वाली, सर्वनिमित्त प्रकाशनी। जैसे कि आपका कोई प्रश्न है, जैसे कोई कमरा में अंधेरा है, जैसे आप लाइट जलाते हो तो हर चीज आपको पता लग जाती है कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है। तो जो प्रश्न करता आपके सामने आया है, उसके सामने अंधेरा है, उसको कुछ नहीं पता है कि मेरा आगे भविष्य में क्या होने वाला है। ये मंत्र प्रकाशित कर देगा और आपको हर प्रश्न का उत्तर आंखों से दिख जाएगा। इसका मतलब ये है। तो सर्व कार्य प्रसादनी सर्वनिमित्त प्रकाशनी। और लास्ट में क्या कहता है, सत्यम ब्रूवरी स्वाहा, मतलब आपके मुंह से सत्य ही उद्घाटित हो। तो इस मंत्र के अंदर ये एक वाणी सिद्धि का मंत्र है, एक ज्योतिष का मंत्र है। कालांतर में आपको मतलब ज्योतिष की शक्तियां भी प्रदान करेगा ये मंत्र। और इस मंत्र में 2 देवियों का जिक्र है, एक है कुष्मांडा और एक है मातंगिनी। ये दोनों देवियां बहुत इंपॉर्टेंट देवियां हैं हमारे सिद्धि की। इन दोनों देवियों के बारे में थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों देवियां क्या हैं? एक देवी जो है वो है हमारे जो तंत्र शास्त्र की एक महान विद्या है। हमारे जो तंत्र शास्त्र बेस्ड है वो है 10 महाविद्या। 10 महाविद्या क्या है? वो शक्ति के 10 रूप है, मतलब दुर्गा के 10 रूप है, जिसमें मातंगी, बगलामुखी, काली, कमला, धूमावती, ऐसे 10 अलग अलग शक्ति के रूप है। और हम उस शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। उसमें एक शक्ति है मातंगिनी, मतलब 10 शक्ति के रूप है और वो रूप अलग अलग कार्यों के लिए निमित्त है वो शक्तियां। जिसमें मातंगिनी एक सिद्धि की देवी है, बहुत ही सौम्य देवी है। मतलब जैसे काली से आप भय खा सकते हैं, है ना। बगलामुखी भी जो है वो सामने वाले को मतलब स्तंभित कर रही है, उसने जीभ पकड़ रखी है, हाथ में उसके वज्र है और वो डरा हुआ है जो सामने वाला। परंतु मातंगिनी देवी एक सॉफ्ट है जो आपकी सिद्धि की देवी है, ठीक है, जो एक तरह से मतलब पौष्टिक कार्यों के लिए मतलब हमारे जीवन की खुशियों को देने वाली है, ठीक है। दूसरा इसमें शब्द आता है कुष्मांडिनी। कुष्मांडिनी का कभी मंदिर नहीं देखा होगा, कोई ग्रंथ नहीं देखा होगा आपने, पर कुष्मांडिनी का नाम जरूर सुना होगा आपने कभी ना कभी। वो मैं बताता हूँ कहाँ सुना। वो है आपका जो नवरात्रों की 9 देवियां होती है, मतलब 9 नवरात्रे 9 देवियों को अलॉटेड है। पहली ब्रह्मचारिणी, दूसरी इस तरीके से। तो उसमें कुष्मांडा का आपने नाम सुना और लास्ट में सिद्धिदात्री होती है। तो कुष्मांडा देवी आपके नवरात्रि का एक दिन है, एक दिन की देवी है। और मातंगिनी आपके 10 महाविद्या की देवी है। ये कॉम्बिनेशन कभी किसी मंत्र में नहीं मिलेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन आपकी वाक सिद्धि का कॉम्बिनेशन है। जब भी आप इस मंत्र के साथ रमल के पासों को चार्ज करेंगे, आपके रिजल्ट चमत्कारिक आएंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं, आप मुझसे रमल सीख रहे हो, मैंने आपसे बोला कि सेम डे से आप उत्तर देने लग जाओगे और चमत्कारिक दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ सेम डे से आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिल जाएंगे। पर ये मंत्र एडिशनल है। ये मंत्र उसमें लिखते हैं सोने पे सुहागा, मतलब आपकी लाइफ को और अगर आपको यही मतलब आपको करियर ये बनाना है, मान लीजिए आपने कहा मुझे करियर ये बनाना है, आने वाला जीवन मेरा ज्योतिष के अंदर जाने वाला है, तो आपके पास एक आपके जीवन को स्टेप बाय स्टेप ये और ज्यादा निखारता चले जाएगा। तो रिजल्ट तो आप फर्स्ट डे से देने लग जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब जरूरी नहीं कि आपने मंत्र नहीं किया तो कैसे होगा, बिल्कुल होगा, आपके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। पर इस मंत्र के साथ आपके रिजल्ट के अंदर चमत्कारिक रिजल्ट मतलब वो उत्थान भी होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप कोई सा भी ज्योतिष करते हो। हालांकि ये रमल का मंत्र है, रमल के ग्रंथों में ही मिलता है। मैंने हस्तलिखित ग्रंथ में भी ये हाँ जी सर, पासे हाथ में लेके मंत्र करना है, कितनी बार करना है, कब करना है, आपको ये पूरा विधि बता रहा हूँ। सर एक से सर इसमें पहले हेलो सर, ये यही त्वर वरम देहिली, इसका क्या मतलब है? ये सब बीज है। मैंने बीजों को नहीं समझाया, आपको मुख्य शब्दों को तो समझा दिया है ना। बीज मतलब मेरे को पता नहीं था। हाँ बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि हमारे मंत्रों की बहुत सारी शाखाएं हैं। उस शाखाओं में एक होते हैं बीज मंत्र। बीज का मतलब होता है सीड। ये क्या होता है कि जैसे आम का एक बीज है, मतलब आम का गुठली, तो आम का बीज ही कहते हैं। अगर उस गुठली को आप मिट्टी में डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, आप रोज पानी देंगे। जब पानी देंगे तो एक दिन वो अंकुरित होगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर एक दिन पेड़ बन जाएगा और फल देने लग जाएगा। तो बीज जो होता है, हम उसे मैनी टाइम स्टैंडिंग करते एक बड़ी संख्या होती है, मतलब लाखों में, कि 1.25 लाख किसी का अलग होता है। वो मतलब एक दिन वो फल बन के हमें रिजल्ट देने लगता है। मतलब एक बीज के अंदर पूरे पेड़ का नक्शा छुपा होता है।
मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हम जिस भी बीज को मिट्टी में डालेंगे, हम ये तो कह नहीं सकते कि हमने आम का बीज डाला और टमाटर मिलने लग जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना? तो ऐसी शक्तियों के ये बीज है। काली का एक अलग बीज है, मतलब शक्ति का। जैसे मतलब लक्ष्मी जी के लिए हम लोग श्रीम यूज करते हैं, सरस्वती जी के लिए आइम यूज करते हैं, है ना? ऐसे ही क्लीन क्लीन, ऐसे बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये अलग अलग ऊर्जाओं के होते हैं और ये धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, मतलब इसका रिजल्ट नहीं देखे, ये धीरे धीरे होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसको मतलब रिजल्ट तो आपको फर्स्ट डे से मिलेंगे, परंतु इसको करने के साथ साथ धीरे 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 आपको विकास होने लगेगा। हालांकि मैंने बीज को नहीं समझाया था, पर गणित को पूरा समझा दिया था सरल वे में। बीज का मतलब जैसे बीज ही होता है, बीज को मतलब बीज ही मानते हैं, उसको मिट्टी में डाल दो, धीरे धीरे वो पौधा भी बनेगा, फिर पेड़ भी बनेगा। जितना लंबे समय तक उसके साथ एसोसिएट रहोगे तो उतना ही ज्यादा आपको फल देने लगेगा। ठीक है? ओके सर एक बार आप एकदम स्लो बोल के पूरा प्रोनाउंसिएशन एक बार हमको बता दो प्लीज, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। हाँ, ओम नमो भगवती देवी कुष्मांडिनी, सर्व कार्य प्रसादिनी, सर्व निमित्त प्रकाशिनी, एहि एहि स्वर स्वर वरम देहि लिहि मातंगिनी लिहि सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। ये एक मंत्र है। अब इसको करना क्या है ये बता देता हूँ। ये आपको क्या करना है, पासों को आप अपने मंदिर में या किसी भी होली प्लेस में किसी भी मतलब प्लेट में रख सकते हो। वो चांदी की भी हो सकती है और आपकी पसंद की भी हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं करेंगे खर्चा ही कर लो। आप किसी मतलब शुद्ध कागज में भी रख सकते हो, मना नहीं है। जो भी आपके पास व्यवस्था हो, कोई कपड़ा हो सकता है, कागज हो सकता है, कोई प्लेट हो सकती है, और मतलब कागज से लेकर चांदी की प्लेट तक या सोने की प्लेट तक जिसमें आप रखना चाहो, ये आप पर छोड़ा, आपकी परिस्थिति पे छोड़ा। तो कपड़ा, कागज, स्टील, किसी भी प्लेट में इसको रख लो। इसको आप हरदम अपने सामने रखो जब ये जाप करो। और उसके बाद ये मतलब इसको अपने सामने हरदम रखना है, हाथ में ही रखना। हाथ में कब रखना है वो बता रहा हूँ। जैसे कि मतलब आप जब शुरुआत कर रहे हो अपने रमल की, जैसे आज मैंने सुबह उठा, मेरा 10 से 5 का ऑफिस है मान लीजिए, तो मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया, टेबल कुर्सी पे बैठ गया, और मेरे पास मान लीजिए दिन भर क्लाइंट्स आएंगे। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टाइम मैं अपने इसको दिखाया, तो अपने जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड पे ये रख दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको हाथ में रख दिया और दूसरे हाथ से इसको ऊपर कर दिया। इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये मैं ऊपर करके रख रहा हूँ, ये आपको रखने तो यहाँ पर है, पर ये शायद कैमरा थोड़ा नीचे करता हूँ तो आपको अच्छे दिख जाएगा, लाइक दिस। ठीक है? इसको ऐसे रखने के बाद हमें जस्ट अपने मानसिक तौर पर सोचना है, मतलब सिर्फ मानसिक तौर पर सोचना है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी है जो आपके मतलब सहस्त्रधार से आपके हाथ के द्वारा इसमें सबमिट हो रही है। जैसे रेकी में होता है, प्राणिक हीलिंग में होता है, जितनी सर से, हाँ, मतलब हम तो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से ले रहे हैं। मतलब जो कॉस्मिक का मतलब वो प्रकृति की हो सकती है, आपके इसकी हो सकती है, जिस मतलब प्रकृति की हो सकती है, सूर्य की हो सकती है, चंद्रमा की हो सकती है, मतलब कॉस्मिक का मतलब अनंत ब्रह्मांड से हम एनर्जी को इमेजिन कर रहे हैं, जो हमारे अंदर आ रही है और इस हाथ के द्वारा हमारे पासों के अंदर जा रही है, मतलब पासे एनर्जाइज हो रहे हैं। ये सिर्फ एक मात्र हमारे दिमाग के अंदर एक कल्पना से कार्य शुरू हो जाता है, और उस वक्त आप 11 बार इसको बोल सकते हो। ओम नमो देवी भगवती कुष्मांडी सरकारे प्रसादी सर्व प्रकाश, इस पूरे मंत्र को 11 बार बोलकर फिर आप दिन भर इसका उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज करने का तरीका सुबह सुबह फर्स्ट टाइम, मतलब इन पासों को ऐसे रखकर, मतलब एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखकर, वो मतलब इसको सर क्लोज करना है, हाथ को ऐसे ऊपर रखना है। ओके। और जस्ट रेकी या ऐसी जितनी भी हीलिंग विद्याएं होती है, उस ऐसी विद्याओं की तरह समझना है कि हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, और वो एनर्जाइज होने लगते हैं और काम भी करने लगते हैं। आपने देखा होगा जो लोग पायरा वास्तु करते हैं, इस तरह की बहुत सारे काम करते हैं, उसे वैसे एनर्जाइज करते हैं। मतलब इसमें भी
मेडिटेशन में भी वो बताते हैं ऐसा हाँ। कुछ। तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारे एजुकेशन के लिए मैंने एनर्जाइज कर दिया, ये तुम्हारी पैसे के लिए ये सब गले में रख लो, तिजोरी में रख लो, ये जितने भी एनर्जाइज जैसे क्रिस्टल की चीजें होती हैं उन सब चीजों को ऐसे एनर्जाइज करके वो तो ये सब मानसिक रूप से कार्य करता है। और वक्त वक्त पे आप करते रहो, रोज करो ना, सुबह एक बार करके अपना काम शुरू कर दो, शाम तक खूब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर ये फिर कब बोलना है ये ओम गम गणपति ओम गम गणपति नमः, ये आप वन टाइम नहीं बोल सकते। जब शुरू करोगे मंत्र को तो एक बार गणेश जी, एक बार मतलब शिव जी, और उसके इस मंत्र का पूरी माला। अच्छा, माला का मतलब होता है 108 टाइम, 108 टाइम। ओके, ये 108 टाइम्स क्यों होता है? एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है मान लीजिए, इस पृथ्वी के चारों तरफ एक अनंत आकाश में एक गोला है। उस गोले में कई सारे तारे हैं और वो गोले को बोलते हैं हम हिंदी में बचक्र और इंग्लिश में बोलते हैं जोडियक। उस जोडियक के 12 हिस्से करते तो राशियां होती हैं, उसके 27 हिस्से करते तो नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र के 4 टुकड़े होते हैं। तो वो जो पूरा नक्षत्र मंडल है 4 टुकड़ों का, वो 108 होता है। उन 108 के एक का एक साउंड होता है जिसे आप नामाक्षर बोलते हो। जैसे महीर जो है सिंह राशि का एक अक्षर है, ठीक है। चिन्मया शायद या तो मेष या मीन का अक्षर होगा, मीन। मेष या मीन में चाय के कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं, ठीक है। आरती जी जो है वो मतलब मेष राशि का लास्ट चरण है, मतलब वो मतलब अश्विनी भणी कृतिका का पहला चरण, उसमें ए नाम अक्षर आएगा। तो जो भी ए, बे, चे, ची जो भी है, इस तरह के अक्षर जो है वो 108 ध्वनियां हैं ब्रह्मांड के अंदर। मतलब जो भचक्र है उसके 108 हिस्से हो गए, वो 108 साउंड्स हैं। तो जितना मंत्र विज्ञान है वो साउंड का विज्ञान है। तो हम जब एक माला करते हैं, एक तरह से नक्षत्र मंडल का पूरा चक्कर काट लेते हैं, तभी उस आपके रोजरी में 108 मन के होते हैं। तो सर ये जो 108 बार बोलना है वो स्टार्टिंग वाले वो 2 बोलने हैं कि जो नीचे ओम स्टार्टिंग वाले तो आप एक बार बोल सकते हो, मात्र 3 बार बोल सकते हो, 5 बार बोल सकते हो, 7 बार, 11 बार, जो आपका मन करे। फिर हमें असली सिद्धि उस मंत्र की करनी है, वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। वो हमने उस देवता मतलब भगवान शिव को नमस्कार कर लिया, हमने गणपति को नमस्कार कर लिया, और उसके बाद प्रॉपर सिद्धि के मंत्र को शुरू कर दिया, जिससे कि हमें उन दोनों का आशीर्वाद मिले कि जिस विद्या में हम लोग जा रहे हैं और उनके आशीर्वाद के द्वारा ही हम आगे बढ़े, तो एक चैनल बन जाता है करेक्ट, और वो चैनल फिर आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वापस से मुद्दे की बात करते हैं, तो इसको हम रोज चार्ज करके अपना काम शुरू करते हैं, आनंद आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मेरी रह गई बताना, क्योंकि ये मेटल के हैं, इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। आप इनको फर्स्ट टाइम पंचामृत से इसको मतलब शुद्ध भी कर सकते हैं। मतलब इसको करना क्या है, मेरे यहाँ से आपके पास आ गए, कोई कारीगर ने बनाया, हजारों हाथों से गुजरे होंगे, कहाँ से। आप इसको नमक के पानी में 10 मिनट के लिए इसको डिप कर दो। नमक का पानी हर प्रकार की एनर्जी को सोख कर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसके बाद साफ पानी से धो लो इसे, नमक के पानी में मतलब डिप करके 10 मिनट, उसके बाद इसे साफ पानी से धो लो। इन पासों को साफ पानी से धोने के बाद सबसे छोटा उपाय है शुद्धिकरण का कच्चा दूध। कच्चे दूध में इसे रब करके अच्छे से धोकर रब करके गंगा जल या साफ पानी से धो ले। ये तो सबसे छोटा उपाय है। पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ये 5 चीजें होती हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो 5 को मिक्सचर बना लें, वो पंचामृत का मिक्सचर हो गया, उसमें इसे मतलब 15-20 मिनट डिप कर लें, अच्छे से रब करें और फिर गंगा जल या साफ पानी से धो लें। दूसरा तरीका यह है कि 5 से अलग अलग मतलब इसको रब करें। जैसे अपने दूध से रब किया, घी से रब किया, शहद से रब किया, दही से रब किया। बस जब ये रब करो तो लास्ट में बूरा लेना, तो बूरा सारी चिकनाई हटा देगा। घी, तेल, जो भी अपन 5 चीजें करेंगे उसको बिल्कुल उसका ड्राई कर देगा। मतलब जो बूरा होता है चीनी का, जो देसी होता है ना, जो मतलब गुड़ से बनता है, वो जो रिफाइंड चीनी जो आपकी होती है वो तो अपनी केमिकल प्रोसेस से होती है। बूरा उसका देसी रूप है। तो उस बूरे से उसको अच्छे से आपने उसको मतलब रब कर लिया तो सारी चिकनाई खत्म हो गई। उसके बाद गंगा जल या साफ पानी से धो लिया और फिर उसके बाद पूजा मतलब धूप अगरबत्ती, धूप दिखा दे। अगरबत्ती को तो हम लोग इतना प्रेफर नहीं करते, धूप बत्ती दिखाकर इस मंत्र से इसको रिचार्ज कर ले। ये कहानी पूरी इस मतलब इसको रिचार्जिंग की है। इतना टफ नहीं है जितना अपन ने समय ले लिया सीखने समझने में। आपके रोजमर्रा की लाइफ में सेट हो जाएगा ये, ठीक है। इट इज नॉट ए टफ जॉब। फर्स्ट टाइम है बस तो एक बार पंचामृत से आपको करना, ठीक है। और पंचामृत जितनी कठिनाई भी नहीं जाता फिर कच्चे दूध से कर लो, पर कर लेना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जब इसको शुरू करो
जिस दिन रमल शुरू करो तो वो एक अच्छा मुहूर्त देख के करो। वैसे हमारे यहाँ पर मुहूर्त जो मैंने अपनी किताब में लिखे हैं वो नवरात्रे लिखे हैं, और नवरात्रों में बहुत ज्यादा समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। नवरात्रे हर 3 महीने में आते हैं। 2 मेन नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो जो मेन नवरात्रों का जो बीच का डिफरेंस है वो 6 मंथ का है, और हर 3 महीने में आपको नवरात्रि मिल जाएंगे। मेन नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा, फिर मेन नवरात्र 2 गुप्त आएंगे, 2 मेन आएंगे कुल मिला के बाद। तो मतलब मेन, गुप्त, मेन एंड गुप्त, तो 12 महीने में आपके 4 बार नवरात्रे आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 9 चौक 36 डेज आपको मिलेंगे साल के अंदर, और वो आपको हर 3 महीने के रिपीटिशन में मिलेंगे। ठीक है, तो नवरात्रा इज नॉट मतलब वो हार्ड टारगेट नहीं है। अगर नवरात्रों में शुरू करो तो बहुत अच्छी बात है, पर उसमें दिन का संयम ना हो तो किसी भी अच्छे मुहूर्त, जैसे अभी अक्षय तृतीया निकली, अक्षय तृतीया, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा आएगी जुलाई में, तो ऐसे अच्छे दिन आते रहते हैं। नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष में अपनी तरफ से अपना अच्छा चंद्रमा देखकर, एक अच्छे चौगड़िया में अच्छा मुहूर्त देखकर, सर्वा सिद्धि योग देख लें, अमृत सिद्धि योग देख लें। पंचांग की डिटेल्स नहीं हो तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। एक अच्छा मुहूर्त देखकर आप इस कार्य को शुरू करें। जो पहला जो कमाई है या पहली शुरुआत है वो अच्छे मुहूर्त में करें। सीखने तक कोई दिक्कत नहीं, आप खूब करें, अपने घर परिवार सबके मतलब देखें, मतलब प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करें, खूब मजा आएगा। पर शुरुआत आप एक अच्छे मुहूर्त में करें, जिससे प्रोफेशनल शुरुआत जिसे कहते हैं, तो आपके जीवन भर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी रमल को। तो प्रोफेशनल शुरुआत कैसे डिटरमाइन करेंगे? डिटरमाइन तो ये कि शुरू में तो आप अपने घर परिवार वालों को जवाब दोगे, सबको जवाब दोगे, है ना। मतलब उसमें कोई मतलब आपका कोई एक होता है ना, आप लॉन्च नहीं हुए, लॉन्चिंग जिसे कहते हैं। सर 1 साल तक तो चैरिटी चलेगी हर जगह। ये बहुत बड़ी तकलीफ है हमारे प्रोफेशन में। एग्जैक्टली, कोई वैल्यू ही नहीं समझता इस एजुकेशन की। यार अब तो सर हो गए, पर हाँ ये बिगनर है अगर, तो इन्हें भी ये फेस बियर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है आरती जी? जिस शहर में आप पैदा हुए होते हैं, उस शहर में आप पले बड़े होते हैं ना, वहाँ ज्योतिष नहीं चलता, दूसरे शहर में चल जाएगा। क्योंकि वहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर। आपके परिवार के लोग, आपके स्कूल क्लासमेट्स, कॉलेज के मेट, जो वो सदैव आपकी कभी वो क्योंकि उनके साथ आपका रिस्पेक्ट वाला रिलेशन नहीं होता, वहाँ आपका रिलेशन होता है वो आपके सिर पे हाथ मारेगा और बात करेगा। तो वहाँ आप मजाक और उड़ेगा शुरू में और वो पैसा भी नहीं देगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर आपने अपनी किताब में कुछ डेज वर्जित लिखे हुए हैं कि इस दिन रमल नहीं करनी चाहिए। वो रमल में तो बहुत ज्यादा लिखे हैं, पर मैंने बहुत उसको रेक्टिफाई करके कम लिखे। रमल ने वार भी मना किए हैं। रमल ने कहा है कि जैसे अभी जैसे मान लीजिए कोरोना काल आया, रमल ने लिखा तो एकदम से लॉकडाउन हो गया। वो सही समय नहीं है रमल शुरू करने का, क्योंकि उसमें लिखा है मतलब बिजलियां कड़कड़ा रही हो, कोई प्राकृतिक विपत्ति वाला समय, जैसे भी मतलब वहाँ पे कोई आया ना तूफान वेस्ट बंगाल में, तो इसके लिए साफ मना किया है। वो दिन बहुत ही शांत निर्मल होना चाहिए। अच्छा, वार सौम्य होने चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो मैंने उसमें जो लिखा है वो तो बहुत रेक्टिफाई किया है। रमल ने तो बहुत सारे नियम क्लॉज लगा रखे हैं, उसमें तो सूर्यास्त के बाद रमल करने के लिए मना किया है, पर मैं करता हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को मना नहीं किया उसके अंदर। और कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, मैं रिजल्ट ले रहा हूँ, आप भी लोगे, परंतु कुछ चीजों का ध्यान रखें। इसको बोलते हैं देश काल परिस्थिति, क्योंकि लेमैन को समझाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। अगर मैं अभी कल मेरी बिटिया भी आज इस कोर्स में, आप देख रहे होंगे मेरी बिटिया की शक्ल, सब लोग मिल पा रहे हैं मेरी बिटिया से, एंजेलिना से? अभी तक तो विजिबल नहीं हुई सर। विजिबल है? आई थी परी आई थी। मेरे को तो दिख रही है। हाँ दिख रहे ना। हाँ, शी सो यंग सर, कितनी छोटी है अभी। हाय परी। ये यंगेस्ट रमल एस्ट्रोलॉजर है साहब, और ये टैरो करती है, रमल करती है, सब चीजें करती है। इट्स इन आवर ब्लड सर बेसिकली। हाँ, ये जीन्स में है इनके। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, रमल कब करना चाहिए उसमें मैंने परी का जिक्र क्यों किया था मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। लास्ट अपने क्या चल रहा था बातचीत जिससे मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया? आपने ये बोला था शाम को भाई लेट आवर्स में आप कर लेते हैं, यहाँ थी बात हमारी। हाँ, तो मैं सचमुच भूल गया। मैं कुछ इसको इंट्रोड्यूस करने का मतलब मैं कुछ देना चाह रहा था,
कोई लॉजिक देना चाह रहा था, वो अभी मैं दिमाग से डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप बता रहे थे कॉमन आपने- लोग जो होते हैं उनको उनके लिए समझाने के बनाया, हिसाब से। उनको समझाने के लिए रूल। यस मैं कल का एक डिस्कशन दे रहा हूँ। कल ये नाखून काट रही थी शाम को, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे शाम के वक्त नाखून नहीं काटने थे। तभी मेरे को बिटिया याद आ गई, तो मैंने कहा बेटा शाम के वक्त नाखून नहीं काटने चाहिए। कहते पापा क्यों? तो मैंने ये क्योंकि आजकल के बच्चे लॉजिकल है, वो हर चीज का लॉजिक मानते हैं। तो मैंने कहा पहले शायद लाइट नहीं होती थी, सूर्यास्त हो जाता था, हम नाखून काटेंगे, खाना पीना किसमें गिर गया, क्या हुआ, वो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का कारण बन गया। तो कुल मिला के बात है कि सनलाइट के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो सब हाइजीनिक काम हो सकते हैं, मतलब उसमें हमें आंखों से विजिबल है। तो नाखून काटना शाम के वक्त अलाउ नहीं हो, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो पहले लेमैन को समझाने के लिए, उसको पाप पुण्य से पाप लगेगा, ये लगेगा, तो लेमैन को समझाने के लिए इस तरह की भाषा का यूज करते थे या बहुत सारे मतलब नियम बना देते थे। पर आज आधुनिक काल में हम उसको बदलाव कर सकते हैं, है ना। पहले के जमाने में मतलब क्या होता था कि इतनी संख्या में ज्योतिषी नहीं होता था जितनी संख्या में आज की डेट पे। पहले के जमाने में गांव में 2-4 ज्योतिषी होते थे, उसके यहाँ भीड़ लगती थी, उसको भी आराम करना होता था शाम के वक्त, सूर्यास्त के बाद। अब उसका हाथ देखना संभव नहीं है क्योंकि लाइट का समुचित व्यवस्था नहीं होती थी, हो सकता है कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो कहने का मतलब पुराने प्रिंसिपल्स और आज के आधुनिक प्रिंसिपल्स में थोड़ा बहुत हम लोग देश का परिस्थिति का बस हम उसको चेंज करते हैं। सर अब हम लोग काम ही रात को करते हैं बैठ के, 8-9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है एक्चुअली। वो इसलिए भी सारी कंसल्टेशन इंटरनेशनल है, सारी रात को होती है। यस विदेशी लोग हमसे रात को इंटरेक्ट होते हैं, वही जिनके यहाँ दिन है, टाइम जोन का जिनका सिस्टम हमसे बिल्कुल विपरीत है, तो वहाँ दिन शुरू हुआ, वो सुबह उठ के आपसे प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात ये है कि अब वो उन नियमों का मीनिंगलेस रह गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा कट एंड शॉर्ट करके आपको सिंपल नियम दिए कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा के समय नहीं करना चाहिए, शुरुआत कम से कम। जैसे मान लीजिए आप अपने जान का मैं एक बात जानता हूँ, प्लेन में हजारों बार जाते हैं और हजारों बार वो एक ही टेप लड़की बोल रही होती है बार बार कि वो जो मास्क निकलेगा किसी दूसरे का मत करना, सबसे पहले खुद के लगा लेना। आज तक कभी मास्क गिरा नहीं, आज तक इतनी यात्रा में ना कभी वो एक्सपीरियंस हुआ, पर वो भाषण हर बार एयर होस्टेस कहती है कि जब वो मास्क गिरे, जब सांस का वो मतलब ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाएगा, तो आप दूसरों को समझाने की जगह खुद के लगा लेना। ये लाइन हर बार बोली जाती है। तो वो वाली बात है कि जब विपत्ति काल में आप अपने को सुरक्षित करेंगे या दूसरों के प्रश्नों के जवाब दे रहे होंगे। हाँ, कोई लालची होगा तो वो उसको कमा रहा होगा, हो सकता है बर्बादी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने जमाने में समझाने की दृष्टि से वो आम आदमी को ये सारे नियमों की एक लंबी श्रृंखला दे देते थे कि इन चीजों को भैया कर लो। उसके पीछे के साइंस इसलिए नहीं बताया जाता था कि ना वो समझ सकता था ना वो समझा सकता था। अगर हम वो कहते हैं कि बैक्टीरिया होंगे इसलिए आपको दूरी बनानी है, ये है वो है, तो उस जमाने में जो मतलब एक जो लेमैन होता था, जो खेती कर रहा था, उसको पूरा साइंस समझाने की जगह उसे कहते हैं पाप लगेगा अगर तूने डिस्टेंस नहीं रखा तो। क्यों डिस्टेंस रखेगा? डर से बचाया जाता था। यस पानी को गंदा करोगे तो पाप लगेगा। तो वो नियमावली बनाई जाती थी पाप पुण्य की या इस तरह की बातों से कि उसके बाद करने से आपका रमल काम नहीं करेगा। अब ये डर बैठ गया तो आदमी नहीं करेगा, रमल काम नहीं करेगा कि पता लगा मैं सब कुछ नष्ट हो गया, तो वो कह रहे हैं कि वो तो मतलब उस नियम काल मतलब वो 10 से 5 कर रहा रमल। तो आज के जमाने में वो नियम नहीं लगते क्योंकि समय बदल गया, हम लोग चीजों को समझते हैं, तो उसको मैंने सरलीकृत किया है। आप लोग भी बिल्कुल ना चिंता करें, तो रमल को अच्छे से करें क्योंकि मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और इसलिए मैंने वो समय के अनुसार उसमें रिफाइन करता चला। ठीक है। तो रमल के पात्रों की सिद्धि, रमल के इतिहास सब कुछ मैंने बताया हर तरीके से। अब अपन जो पहला जो मेरा रमल का जो चैप्टर होगा उसमें मेरे ख्याल से महीप के लिए थोड़ा सा कठिन है, परंतु आप दोनों के लिए शायद वो हो सकता है टाइम पास हो, पर जरूरी है और बहुत जरूरी है। वो है 12 भावों से क्या देखा जाए, है ना। रमल में घुसने से पहले सबसे पहले जरूरी है 12 भाव से क्या देखा जाता है। पर 12 भावों से क्या देखा जाता है वो वैदिक ज्योतिष और रमल में जरा सा अंतर है, और वो अंतर ही वो चिन्मया और आरती जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां खो गया तो सब कुछ बिगड़ गया। तो
उसमें 90% सेम है, 10% बदल गया। मतलब वैदिक ज्योतिष में के भाव और रमल ज्योतिष के भाव 10% बदले हैं, तो 10% से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो वो मैं आपको सर एक सेंसर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुझे कि 5 बजे तक अपना हो जाएगा मीटिंग हो जाएगा। 5 बजे मीटिंग फिक्स्ड है सर ऑलरेडी है। डोंट वरी हम इस नए फ्रेश चैप्टर को कल ही पढ़ाते हैं, और डोंट वरी, और कल इसको पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। तो मैं इस बीच अपनी प्रैक्टिस कर लूंगा कि अगर मैं बोर्ड को यूज करता हूँ तो मैं कैसे आप लोगों के सामने आऊंगा। अभी तो मैं बड़े आराम हूँ, कंफर्टेबल हूँ, अभी लिखत पढ़त का कुछ शुरू ही नहीं हुआ है ना। तो मैं भी एक बार प्रैक्टिस कर लूं। जैसे अभी बिटिया मेरी दूसरे कमरे में बैठी है ना, और वो भी कनेक्टेड है, वो मेरे रूम में नहीं है अभी इस समय, वो डायरेक्ट भी पढ़ सकती थी, पर मैंने उसको मतलब ज्वाइन किया कि वो अपनी सुविधा से अपने दूसरे काम भी कर ले, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। वो सिर्फ एक रिपीटिशन के बाद से कि कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर बार लेक्चर कोई कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है। मुझे नहीं पता कि मतलब जब पढ़ाऊंगा तो क्या बोल रहा होगा, मुझे भी नहीं पता। मतलब रेडीमेड डिलीवरिंग नहीं है, आप पे सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, आप कैसे प्रश्न करते हो। तो मैं हो सकता है कि दूसरी क्लास से कुछ नई चीजें यहाँ डिलीवर करता हूँ, मुझे नहीं पता। तो इसलिए हर क्लास में कभी कुछ नए कंटेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि वो 360 डिग्री से रमल के इर्द गिर्द की बातें भी तो मैं कर रहा हूँ, निरंजन सायन और दूसरी बातें भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए मेरे आजकल हर कोर्स में बैठने लगी है मेरी बेटी, कि जस्ट वो धीरे दिमाग में नई नई बातें भी एड ऑन होती चले जाए। तो डोंट वरी, हम कल इसे लेंगे। अब मैं कल तक देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे गूगल मीट की भी नॉलेज नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, इसी पे चल जाएगा, अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ सर, कोई नहीं, इसी को जूम को कंटिन्यू। कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये मेरा पहला प्रयास है, और मैंने जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की थी वो परी के साथ की थी, अपनी बेटी के साथ की थी, है ना। तो मतलब इसको समझने के लिए गूगल मीट को सक्सेसफुल ज्यादा हो नहीं पाया था, इसलिए मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था। अदरवाइज लोग कहते हैं जूम जो है वो सिक्योर नहीं है, और गूगल मीट जो है वो क्योंकि वो जीमेल का है तो वो सिक्योर है, गूगल का है। तो पर क्योंकि मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं था, तो एक बार कंफर्टेबल हो जाऊं तो मैं आपको अच्छे से खूब पढ़ाऊंगा। कल का क्या टाइम रहेगा? गूगल सिक्योर क्यों है सर? क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है, नया क्या लेगा? जूम नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताएं कल का टाइम क्या? कल 3 बजे ले? कल सर 3 बजे ही करते हैं सर। कर लीजिए सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आप लोगों को फ्री विल दे रहा हूँ, जितने प्रश्न कर सकते हो करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, सबके उत्तर दूंगा। आपके कोई भी अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, और मेरे कोर्स के अंदर मतलब 100% आप जितना मैं जानता हूँ उतना आप कर रहे होंगे, ये पक्की बात रमल में, डोंट वरी। जी सर, ठीक है। चलिए आज के वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। क्या जी? मैं कह रही हूँ वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू सर। नहीं, मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ। डोंट वरी। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आप बहुत अच्छे रमल शास्त्री, खूब नाम कमाने वाले हो आने वाले समय में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय।